सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट हमने बात की थी, हमने मेथड की बात की थी, हमने आइडियाज की बात की थी कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोशियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम सारे डोमेन इसमें कवर करेंगे कि क्या सोच है, क्या विचार हैं, क्या आइडियाज हैं। तो आप पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? हमने पॉजिटिविस्ट के बारे में बात की थी। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि भाई साइंस है, यस इट इज साइंस। साइंस क्योंकि क्या यूज करती है? साइंस यूज करती है एस्टैब्लिश्ड मेथड्स। बिल्कुल हम मानते हैं इट यूज एस्टैब्लिश्ड मेथड्स। जो भी विचार बने हुए हैं, जो भी प्रक्रिया बनी हुई है, जो भी प्रोसीजर्स बने हुए हैं, उसको साइंस यूज करती है। हाँ भाई, वी एग्री विद दैट। इसका मतलब when it is using established method and procedures, it is applied to social sciences, यानी इट इज अप्लाइड टू सोशल साइंसेज, यानी और भी जो सोशल साइंसेज है उसमें अप्लाई हो जाता है। इसीलिए एक वर्ड क्या आया, हमने एक वर्ड पे बात की थी, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में फिर से, सोशल फैक्ट्स। वैसे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सोशल फैक्ट्स। तो सोशल फैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिविटी, मेजर्ड होंगे वो, और क्वांटिफाइड होंगे। ऑब्जेक्टिविटी, मेजर्ड और क्वांटिफाइड, यानी आप उनको मेजर भी कर सकते हो, वो ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और उनके साथ मतलब जो है आप ये कह सकते हो कि दे विल हैव व्हाट आई शुड से, एक लिमिटेड होगा उसके अंदर, जो भी होगा एक साइंटिफिक अप्रोच होगी। तो यानी जब एनालिसिस होता है, किसका एनालिसिस? स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी। जो भी हमारे पास संख्याएं हैं, जो भी हमारे पास सांख्यिकी का जो भी मैटर है, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, जब उसका परीक्षण करते हैं, जब उसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो उससे क्या निकलता है? कोरिलेशन। यानी क्या है, किसका क्या, किसके साथ क्या रिश्ता है, क्या वो है। और इस कोरिलेशन को निकाल के हम क्या निकालते हैं पॉजिटिविस्ट के हिसाब से? लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये बात की भाई हमारे पॉजिटिविस्ट ने कि लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके से निकल के आ जाएगा, इसीलिए साइंस है। अब पॉजिटिविस्ट इसका मतलब क्या देखते हैं? साइंटिफिक मेथड्स आर डिजायरेबल, सिंथेटिक मेथड मस्ट बी यूज्ड, scientific methods are the key for understanding sociology, and at the end of the day scientific methods are going to help us to understand society. That is why laws of human behavior can be predicted. उसके कुछ फैक्टर होंगे, and that is how you can say it is science. लेकिन पॉपर क्या कहते हैं? पॉपर सेज कि सोशियोलॉजी में ऐसा आप कैसे कह दोगे? सोशियोलॉजी साइंटिफिक होनी चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वो डिडक्टिव है, डिड्यूस करते हो आप, इंडक्टिव नहीं है साइंस। डिडक्टिव ज्यादा है, इट इज डिड्यूस की जाती है। मेथोडोलॉजी जो होती है साइंस की, वो डिडक्टिव होगी, ना कि इंडक्टिव, ऐसा पॉपर का कहना है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि साइंस शुड मेक प्रिसाइज प्रिडिक्शन करती है साइंस, एकदम प्रिसाइज, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, बीमारी है, कोविड-19 है नहीं है, खत्म, टेस्ट होगा जी, पता लग जाएगा। कैसे करती है? क्योंकि उसका बेसिस क्या है? थ्योरीज है उसका बेसिस। और उसकी कोशिश क्या है साइंस की? साइंस की कोशिश है एक कंसाइंस, एक कंसाइंस और एक बहुत ही ट्रूथफुल तरीके से फॉल्सिफाई करे एग्जिस्टिंग थ्योरीज को, रॉन्ग प्रूव करे उनको, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को। क्यों? क्योंकि जो भी अनसाइंटिफिक जो भी हाइपोथेसिस है, उसको वो फॉल्स प्रूव करते। यही साइंस का काम है, अनसाइंटिफिक हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव कर दे, दैट इज व्हाट इट विल डू। इसलिए वो रिजेक्ट कर देगी अनसाइंटिफिक को। तो पॉपर जो है, इसीलिए कहते हैं मार्क्सिज्म। पॉपर से मार्क्सिज्म भाई नहीं आता इस कैटेगरी में। क्यों नहीं आता? बिकॉज इट इज फेलिंग टू मेक प्रिसाइज प्रेडिक्शंस। मार्क्सिज्म इज नॉट मेकिंग प्रिसाइज प्रेडिक्शंस। किसके बारे में? प्रोलिटेरिएट्स, जो हमारे जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके बारे में, प्रोलिटेरिएट्स के बारे में वो प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है। कब रिवॉल्यूशन होगी, कैसे होगा, ये बोल रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप अनसाइंटिफिक मानोगे उसको। तो क्वेश्चन इज, क्या है फिर मार्क्सिज्म? क्या हुआ? पॉपर कहते हैं मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म फेथ है। पॉपर के अनुसार मार्क्सिज्म क्या है? इट इज फेथ। भाई नहीं बता पाता मार्क्सिज्म, तो पॉपर सेज मार्क्सिज्म इज फेथ एंड नॉट साइंटिफिक। तो वो अपने तरीके से प्रूव कर रहा है। तो फिर सोशियोलॉजी क्या हुआ? सोशियोलॉजी इज ए साइंस फॉलोइंग ए प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस, एक प्रोसीजर है। बट आप ये कह सकते हो कि लाइक साइंस, एग्जैक्टली लाइक साइंस, पॉपर सेज, पॉपर जी कहते हैं कि साइंस की तरह एग्जैक्टली सोशियोलॉजी डिलीवर नहीं कर सकती।
एग्जैक्टली लाइक साइंस नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर मेनी पॉइंट्स, मेनी आइडियाज विच आर डिलीवर्ड, जो कि डिलीवर हो पाए ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनल सोच और फाइनल जो ट्रूथ है, एक तरीके से आप कह लो एब्सोल्यूट या फिर अनकन्वर्टेबल ट्रूथ, यानी कि जिसके बाद कोई ट्रूथ और हो ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं पाया है, ऐसा बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्वेश्चन ऑफ फॉल्सिफिकेशन, यानी जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो फॉल्स प्रूव हो जाए, इसकी बात तो उठती ही है। रिसर्च होगी, साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज होंगे तो वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। अब हम कैसे कहेंगे? कोई भी थ्योरी जितने लंबे समय तक रहती है, एज लॉन्ग टाइम एज इट इज, जितने लंबे समय तक वो निश्चित है, जितने लंबे समय तक वो है, जैसे रामानुजन साहब ने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऐसे ऐसे नंबर दिए, इतने लंबे समय से टिके हुए हैं वो, तो उनके ट्रू होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। देयर इज अ मच मोर, आई शुड से देयर इज मच मोर probability of that remaining true. So that is what Popper is saying. But ये तो पॉपर कह रहे थे, बट फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं फिर? नहीं भाई, फिनोमेनोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं नहीं, क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन तो बहुत मुश्किल है। हाउ यू विल ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व थिंग्स, कैसे करोगे आप? सोशल वर्ल्ड है, कौन सा वर्ल्ड है? सोशल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड उनके हिसाब से कंप्लीटली मेजरेबल नहीं है। क्यों नहीं है मेजरेबल? मेरे अपने स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप्स यानी मेरी अपनी भ्रांतियां हैं, अपनी सोच है, अपने एजम्पशंस हैं, मैंने मान लिया। जैसे अभी ब्रिजवाला जी ने बोला था कि इब्न खालदून को अगस्त कॉम्ते की तरह क्यों नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने माना कि उसको भी वही मिलना चाहिए, तो एजम्पशन हुआ ना, जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हम एज्यूम करेंगे, और जैसे हम एज्यूम करेंगे वैसे हमारी सोच होगी। तो फिनोमेनोलॉजी से कि एजम्पशंस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, तो आप कैसे करके कहोगे, कैसे मानोगे आप कि भाई उस चीज को आप साइंटिफिक एग्जैक्टली बोल सकते हो? वेरी डिफिकल्ट। उनका यह भी कहना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? phenomenologists said what is statistics, so they claim that statistics are products of classification. कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हैं क्लासिफिकेशन के, दे आर एक्चुअली डिवीजन, दे आर कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स, और कुछ नहीं है वो, दे आर कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स, अजम्पशंस हैं। लेकिन अब हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव लॉज नहीं हो सकते। फिनोमेनोलॉजिस्ट सेज दैट नो ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर इज पॉसिबल बिकॉज सबसे पहले आपके पास कोरिलेशन, जो कोरिलेशन आप बोल रहे हो, क्योंकि आपके पास लॉज थे, लॉज को आपने कॉजल कनेक्शन से जोड़ा, भाई लॉज लास्ट में बने, आई हैव लॉज, लॉज को मैंने कॉजेस से जोड़ा, कॉजल कनेक्शंस, यानी जो भी कॉज है उसकी जो भी शुरुआत करने की बात है उसको मैंने कोरिलेट किया प्राइमरी फैक्टर से, कोरिलेशन कर दिया मैंने। तो उससे मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव ह्यूमन लॉज बनाने इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकते। तो ये हमने दो बातें की। वन, वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोमेनल पॉजिटिविस्ट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पॉपर ने एग्जांपल लिया, पॉपर ने थोड़ा सा क्रिटिक आइडिया दिया और उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। अब लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस? इस बारे में हम चर्चा करते हैं। सामाजिक उसका परिप्रेक्ष्य क्या है? व्हाट इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस? तो अब कापलान जी ने ये नीड बताई, देयर इज नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक्स, और हमने बताया दूसरा जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, लॉजिक्स इन यूज। दो लॉजिक की बात की। एक तो रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक, रिकंस्ट्रक्टेड मतलब जो बनाए गए हैं, विच हैव बीन सेट अप। फॉर एग्जांपल उसमें मेथोडोलॉजी होगी, उसमें प्रोसीजर होगा। वेयर एज लॉजिक्स इन यूज, वो तो हो रहा है भाई, एक्चुअली आप एक्चुअली में यूज कर रहे हो दिन रात, आप एक्चुअली में जो आपका माइंड सेट चल रहा है रिसर्च के टाइम पे जो चल रहा है एक्चुअली हैपनिंग, ये हो गया आपका लॉजिक इन यूज, और एक हो गया आपका रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक। तो मेथड्स और प्रोसीजर साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो पॉजिटिविस्ट हैं, जैसे अब पॉजिटिविस्ट रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक यूज कर रहे हैं, पॉजिटिविस्ट हो गए या फिर पॉपर हो गया, ये सब क्या यूज कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक, ऐसे है तो ऐसे है, ऐसे है तो ऐसे है। जबकि माइकल लिंच का कहना है,
उन्होंने प्रूव किया कि साइंटिस्ट जो है वो लेस ऑब्जेक्टिव होते हैं व्हाइल दे आर डूइंग रिसर्च। एक्चुअली में पूरी तरह से साइंस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाट माइकल लिंच प्रूव्ड। कि भाई तुम सोशियोलॉजी को बोल रहे हो साइंस नहीं है, क्या साइंस पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है? लेट्स सी दैट वे। साइंस का भी तो सोशल साइंस का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, क्या होगा बोलो हिंदू? सर ये कापलान वाला एक बार दोबारा बता दो। कापलान ने ये बोला कि देयर इज नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकंस्ट्रक्टेड लॉजिक और एक लॉजिक इन यूज। रिकंस्ट्रक्टेड मतलब मैंने बता दिया, जो चीज बनी हुई हो। रिकंस्ट्रक्टेड जैसे तुम्हें बताया जाए भाई आज से तुम्हारा लाइफस्टाइल रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए, सुबह इस टाइम उठोगी, इस टाइम सोओगी, ये सोचोगी, ये रिकंस्ट्रक्टेड हो गया। और एक्चुअल लॉजिक है जो तुम्हारी लाइफ का ऑलरेडी चल रहा है, वट एवर यू आर डूइंग इन ए वे, सर्टेन वे, दैट इज द एक्चुअल लॉजिक। That is also having science part, but that is actually you are practicing. You are not going by a established method or procedure. So established method or procedure reconstructed logic है, which science claims कि मैं तो ऐसे करती हूँ, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ऐसा माइकल लिंच का कहना है। उसने क्या किया, एक रिसर्च की, रैट के ब्रेन्स को स्लाइस किया गया, जैसे हम ब्रेड की स्लाइस काटते हैं, रैट के ब्रेन्स के स्लाइसिंग हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और उसको फिर ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो साइंटिस्ट को जितना समझ में आता था, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश थ्योरी थी ब्रेन के बारे में, वो सारे पॉइंट तो मान लिए कि भाई हाँ ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नया कुछ दिखाई दे रहा था, जिसको साइंटिस्ट नहीं देख पा रहे थे, मतलब देख पा रहे थे लेकिन जिसको दे वर नॉट एबल टू प्रूव वेदर इट इज देयर और नॉट, उसको उन्होंने कहा भाई ये तो स्टेन है, ये स्टेन लग गया होगा, ये तो एरर है, ये तो जो है जो स्लाइड जो उसके ऊपर उंगली लग गई होगी, ऐसा करके उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया। रादर देन क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स एंड देयर एस्टैब्लिश्ड फेथ, they questioned the extra thing in the slice, and ऐसा नहीं था जबकि। तो माइकल लिंच ने प्रूव किया कि देखो भाई, इनका भी बायस है एक तरीके से, दे आर ऑल्सो हैविंग ए काइंड ऑफ वो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बात करेंगे, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें प्रूव होगा। क्यों प्रूव होगा? बिकॉज चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है दैट साइंटिस्ट ट्राई टू प्रूव, उन्होंने उसको करेक्ट प्रूव कर दिया पहले, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को करेक्ट 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 करेक्ट, उसको डिसमिस नहीं किया। बिकॉज द आइडिया इज साइंटिस्ट आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स रादर देन डिटैच्ड परस्यूट ऑफ नॉलेज। सो द पॉइंट इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिससे डार्विन की जो थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंपटीशन होता है, इसको पहले जो है मान लिया एकदम, इसको डिसमिस नहीं किया, बिकॉज इट वाज हेल्पिंग ऑलरेडी स्टैब्लिश जो सिस्टम आ रहा है, वो जो थिंकिंग को कह रहा है कि यस ऐसे हो सकता है। इसीलिए रोजर गोम ने बोला इसके बारे में, रोजर गोम ने बोला भाई ये क्या है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? रोजर गोम ने बोला दैट जो थ्योरी डार्विन्स थ्योरी थी, साइंटिस्ट वेंट ऑन टू एक्सेप्ट इट रादर देन डिसमिस इट, बिकॉज इट वाज हेल्पिंग, इट वाज नॉट अलाउइंग देम टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग फेथ। चल गया जो डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने बोला कि स्पेशल डेवलपमेंट होता है और एक इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है जो नेचुरल सिलेक्शन से होता है, जो ग्रेजुअल होता है। दैट इज व्हाट डार्विन इज सेइंग कि देयर इज अ नेचुरल प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, यानी हम अडेप्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। तो डार्विन साहब कहते हैं दैट कोई भी स्पीसीज जिसके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे एक स्पीसीज के अंदर, तो वो जेनेटिक स्पीसीज, वो स्पीसीज के जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, जो उसके अंदर एक जो गुण सूत्र जो परिवर्तन है, जो भी उसके अलग अलग है मान लो एक के अंदर, तो वही बच पाएगा जो कि इन्वायरमेंट में सूटेबल तरीके से एडजस्ट कर सकता है, बाकी सारे पेरिश कर जाएंगे। और जो बच जाएगी स्पीसीज का, जो बच जाएगा स्पीसीज, वो स्पीसीज में सारे के बाकियों के गुण भी आ जाएंगे, वो फिटेस्ट हो जाएगा। यानी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा वो जो है उसके अंदर, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर जो फिटेस्ट जो गुण है वो आएंगे। इसको उन्होंने कहा दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स जेनेटिक, शिफ्ट टुवर्ड्स यू कैन से बेटरमेंट, शिफ्ट टुवर्ड्स मोर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो गॉम्स ने कहा कि जो रोजर गॉम्स है, इन्होंने कहा कि एक्चुअल में डार्विन भी एक्चुअल में सोचता था कि ये चीज इवोल्यूशनरी नहीं है, डार्विन को भी ये बात पता थी, और उसको पता थी कि शायद ये सडन जेनेटिक म्यूटेशन है, सडन जेनेटिक म्यूटेशन से ऐसा होता है, ना कि इवोल्यूशन से। लेकिन बोला क्या डार्विन ने? इवोल्यूशन। और उसको माना भी और साइंटिस्ट भी मानते रहे। क्यों? क्योंकि हमारे फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि अचानक नहीं होता, देश से अचानक नहीं होता, यानी देयर इज अ रैपिड पीरियड ऑफ जेनेटिक चेंजेस, एक रैपिड पीरियड आता है और ईरा ऑफ मास एक्सटिंक्शन चलते हैं।
जैसे आप उसके सोच लो, किसका, डायनासोर्स का। ऐसा थोड़ी ना धीरे 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 वो खत्म हुए थे, आया एक समय और लगातार वो खत्म होते चले गए। सो ग्रेजुअल इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो एक ग्रेजुअल सोशल पॉलिटिकल चेंज को दर्शा रही थी, और वो डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो उस समय के थे इंग्लैंड में, उसको वो सपोर्ट कर रही थी। जैसे डोमिनेंट सोशल थिंकर्स और पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज को सपोर्ट कर रही थी, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के जो आइडियाज थे उनको सपोर्ट हो रहा था, या लगा लीजिए हर्बर्ट स्पेंसर उन आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन है हर्बर्ट स्पेंसर? ही इज ए फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट। फंक्शनलिस्ट, तो फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कोई भी रेडिकल चेंज के अगेंस्ट होते हैं। दे बिलीव कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज होती है वो रहनी चाहिए, उसी से जो है चीजें चलनी चाहिए। कंजर्वेटिव अप्रोच में होते हैं, ये एकदम रेडिकल नहीं हो सकते। इसीलिए इनको उस टाइम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और कंपटीशन, ये सारी चीजें जो है उनको फायदा कर रही थी, जो उस टाइम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी थी, इसलिए बात चल गई। इसकी जगह अगर ऐसा होता, जो मतलब जब डार्विन ने जो थ्योरी दी, तो उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे, क्रॉप 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 पॉटकिंस। क्रॉप पॉटकिंस, यस प्लीज। सर मतलब रॉजर गॉम्स ये कह रहे हैं कि डार्विन भी एस्टैब्लिश्ड फेथ में बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने ग्रेजुअल इवोल्यूशन की थ्योरी दी। नहीं, रोजर मतलब गोम्स उनको कह रहा तो है कोई कि मान नहीं, दिखा तो यही रहा है। रोजर गोम्स का कहना है कि डार्विन दिखा रहा है कि भाई ग्रेजुअली हुआ सब कुछ, लेकिन अंदर से डार्विन को ही पता था कि ग्रेजुअल नहीं हुआ है, कुछ और है। लेकिन जो डोमिनेंट आसपास का सोशल एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो समाज है, जो राजनीति है, वो सब भी उसको उसी तरफ परस्यू कर रही है। जो साइंटिस्ट हैं वो भी उसको उसी तरफ परस्यू कर रहे हैं। इसीलिए उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंपटीशन, ये सारे आइडिया उस टाइम चल रहे हैं। आप मेरी बात समझे आप? ओके सर। हाँ, हाँ जी सर। जैसे अब ये आपके क्रॉप पॉटकिंस ने कहा था कि भाई एक विजन होना चाहिए। एक कोऑपरेटिव विजन की बात की थी क्रॉप पॉटकिंस ने उस टाइम। क्या बात की थी? कोऑपरेटिव विजन एट द सेम टाइम। लेकिन उसको तो ना पूछा गया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई कोऑपरेटिव विजन, क्रॉप पॉटकिंस के आइडिया को। क्रॉप पॉटकिंस के आइडिया को वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं वैल्यू मिली? बिकॉज द डार्विन का जो आइडिया है, दैट इज हेल्पिंग फ्री मार्केट सोसाइटी, दैट इज हेल्पिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम, दैट इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेसेस। भाई एक रेस है जिसको आपने बोल दिया आगे है, सुप्रीम है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, बाकी सोशल लैडर के ऊपर पीछे हो गए। तो इवोल्यूशनरी सोशल लैडर में इवोल्यूशनरी सोशल लैडर बना दिया एक तरीके से, है ना जी मैडम? इवोल्यूशनरी सोशल लैडर बना दिया है। काले आदमी में दिमाग कम होगा, गोरे आदमी में दिमाग ज्यादा होगा, गोरे सबसे इंटेलिजेंट, गोरे ही आर्यंस थे, गोरों ने ये किया, ऐसे करके जो ये बातें बनी हैं, दिस इज ऑल सपोर्टिंग देम। तो इंटरप्रिटेशन हो गया एविडेंस का। Interpretation of the evidence is governed by theories, okay, that scientists held close to them, that scientists held that this is true, because they are also influenced by social and ideological factors. Scientists are also influenced by ideological plus social factors. क्यों जी, कोई डाउट किसी को? इसीलिए पॉपर और पॉजिटिविस्ट जो है वो डिफरेंटली थिंक कर रहे हैं। डिफरेंटली थिंक कर रहे हैं ना, वो तो फिर डिफरेंट हो गए। तो बट दिस इज व्हाट ही ट्राई टू प्रूव। तो जो ये आइडियाज हैं, आप कह सकते हो कि धीरे धीरे ये साइंस के अंदर हमने बात की कि साइंस के अंदर सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे घुसा हुआ है, एम्बेडेड है। बट देन देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि कोई उसको एक्नॉलेज करे और क्या ना करे, उसको हमें साइंटिफिकली देखना है। सो थॉमस कुहन, उन्होंने भी कहा, थॉमस कुहन ने कहा कि भाई साइंस जो है फार फ्रॉम ऑब्जेक्टिव है। कैसे? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उनका काम का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये थॉमस कुहन ने लिखा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये उन्होंने किया। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट नाम का उन्होंने कार्य किया। उसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? साइंटिफिक पैराडाइम। उन्होंने क्या दिया? साइंटिफिक पैराडाइम।
उन्होंने साइंटिफिक पैराडाइम की बात की। उन्होंने कहा कि साइंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कमिटमेंट टू साइंटिफिक पैराडाइम्स। अब पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम शब्द का मतलब क्या है? पैराडाइम शब्द का मतलब है बिलीफ्स। क्या है हमारे साइंटिफिक बिलीफ्स? यानी वो कैसे शेप होंगे? दे विल बी शेप्ड बाय दोज आइडियाज which are around us. So what you can say, natural world में क्या है? नेचुरल वर्ल्ड यानी जो प्रकृति है, जो वर्ल्ड है, नेचर में क्या है, नेचुरल वर्ल्ड में क्या है, व्हाट दैट इज ट्रू। यानी कि क्या ट्रू है? वो ट्रू है जो वैलिड है, जो वैलिड है वो ट्रू है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, इसीलिए एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने ऐसे करके बोली कि पैराडाइम का पार्ट है, यानी एक सेट ऑफ बिलीफ्स। पैराडाइम इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स शेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल साइंटिस्ट हो सकता है, या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट भी आप मान लीजिए। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होगा तो सब लोग एक ही धड़े के लोग माने जाएंगे, दे विल बी ब्रॉट इनटू वन कैटेगरी, दे विल ऑल विल बी थिंकिंग इन द सेम वे। सो इसीलिए जब वो एक सेम वे में थिंकिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे वो लोग बनाएंगे फ्रेमवर्क। देयर विल बी फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज। वो फ्रेमवर्क यानी एक स्ट्रक्चर बन गया एक तरीके से, जो मैंने अभी वर्ड बोला। फ्रेमवर्क का क्या करेगा? फ्रेमवर्क के अंदर आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा एनालाइज करोगे, और उसके साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन करोगे, और एक्सप्लेन करने के बाद यू विल प्रूव इट थ्रू एविडेंस। ये प्रोसीजर चलेगा। कलेक्शन ऑफ आइडियाज, एनालाइज किया आपने, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया, एंड देन यू प्रूव्ड इट राइट। सो थॉमस कुहन ने क्या बोला? थॉमस कुहन ने बोला कि सेम मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फाउंड थ्रू आउट ऑल साइंटिफिक थ्योरीज। यानी मेथड सेम है, प्रोसीजर भी सेम है, लेकिन थ्रू आउट साइंटिफिक थ्योरी वी कैन नॉट प्रूव कि 24/7 100% इट हैज बीन साइंटिफिक। He says that there are specific parts, कुछ टुकड़े हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है वो? नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, थॉमस कुहन का ऐसा कहना है। थ्रू आउट ही कह रहा है। सो पैराडाइम्स, जो हमने ऊपर पैराडाइम्स बोले, दे आर नॉट एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ओनली। Scientific paradigms are not accepted or rejected on the basis of evidence only because there is social base. यानी जो इनहेरेंट जो एक और आइडिया है वो सोशल बेस का है, सोसाइटी का है, रोल ऑफ कम्युनिटी का है। वो तो आप मान ही नहीं रहे हो भाई। वो कहां गया साइंटिस्ट के उसमें? वो कहां से लेके आए? उसका सोसाइटी बेस क्या था, उसकी अपब्रिंगिंग क्या थी, उसकी थिंकिंग क्या थी, उसकी कंडीशनिंग क्या थी? तो साइंटिफिक बिलीफ्स आर चेंज्ड बाय साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये प्रूव किया उन्होंने। Scientific beliefs are changed by scientific development। यानी साइंटिफिक बिलीफ भी साइंटिफिक डेवलपमेंट से चेंज होते हैं। जैसे न्यूटन की थी एक, फिजिक्स में कौन है? न्यूटन साहब है। एक पैराडाइम दिया, एक आपके आइंस्टाइन साहब आए, तो दूसरा पैराडाइम आ गया। जब पहले वाला पैराडाइम था उसको माना गया पहले, देन सडनली आइंस्टाइन प्रूव्ड समथिंग, तो एक नया पैराडाइम वाज क्रिएटेड, न्यू पैराडाइम वाज क्रिएटेड, न्यू नॉर्मल वाज क्रिएटेड। द न्यू नॉर्मल वाज थॉट टू बी ए एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग। तो एक चेंज आया, एक नया पैराडाइम क्रिएट हुआ और सडन हुआ। इट इज नॉट ग्रेजुअल। सो साइंटिस्ट सी द फिजिकल वर्ल्ड इन ए पर्टिकुलर वे rather than commitment to discover the truth through the research. What Thomas Kuhn says, that scientists also see the physical world, the society around us in a particular way, and they are not objectively committed to finding the truth. If that would have been the case, there would have been no impact, there would have been no role of society. अगर हम कुहन की बात मान ले, थॉमस कुहन की, उसका मतलब है सोशियोलॉजी तो साइंस है ही नहीं भाई, क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, तो साइंस ही नहीं रहेगी फिर तो। ये सोशियोलॉजी इज नॉट एट ऑल साइंस, दैट इज व्हाट ही हैज बीन आर्ग्यूइंग। उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि उसको तो बल्कि और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लेके आ गए। डर्कहाइम अलग हो गया, फंक्शनलिज्म अलग हो गया, फेमिनिस्ट के अलग हो गए, क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट अलग हो गए। सो उनके हिसाब से, कुहन के हिसाब से क्या है फिर साइंस, सोशियोलॉजी क्या है? प्री साइंटिफिक। कुहन, अकॉर्डिंग टू कुहन, इट इज प्री साइंटिफिक। तो एक ये हमने चर्चा की, यानी उसके हिसाब से प्री साइंटिफिक भी है और प्री पैराडाइमेटिक। जो हमने पैराडाइम बात की ना, उसने तो साइंस को, उसने तो उड़ा ही दिया सोशियोलॉजी को, भैया है ही नहीं, वो तो बात ही खत्म।
इट्स ऑफ नो यूज, नो पर्पस। अब क्वेश्चन आता है whether sociology should become science or not. Whether sociology should become science, it should be part of science, मतलब क्या है? Sociology seems to exist always in a permanent state of revolution. Sociology is not like a static subject, it is always under revolution. There is a constant conflict. ये हमको बात एग्री करनी पड़ेगी. It is always under revolution. एक तरीके की क्रांति चल रही है, एक तरीके का conflict always it is going on. Always dynamism is there. So whether it is science or not, ये क्वेश्चन उठता है. सोशियोलॉजी साइंस और नॉट. आप कुहन को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो भाई, थोड़ा इररिलेवेंट बातें बोल रहा था, लिटिल रेलेवेंस टू सोशियोलॉजी, एविडेंस नहीं दिए, नेचुरल साइंस को डिस्क्राइब कर रहा था वो तो. इसीलिए एंडरसन ने केयरफुल एग्जामिनेशन किया. एंडरसन ने he did careful examination and he said that history of science क्या है. हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस उनका कहना था इट शोज दैट देयर आर पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन, periods of revolution. History of science shows periods of revolution and which grow in size. जब नई नई बातें आएंगी तो रिवोल्यूशन बढ़ता जाएगा, बातें बढ़ती जाएंगी. जो सेटल्ड फैक्ट है यानी जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आ रहा है, सेटल्ड फैक्ट, सेटल्ड यानी जो बात मान ली गई है या जिसमें कोशिश करने के बाद भी आप रॉन्ग प्रूव नहीं कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो चीजें जैसे अर्थ है जैसे ग्रेविटी, वो नॉर्मेलिटी है. आज नॉर्मेलिटी है ना, लेकिन एक समय में जब पहली बार बात की गई कि अर्थ की ग्रेविटी होती है, उसी पे हो सकता है 1000, 10,000, 50,000 प्रश्न लिखे गए हों, और उससे पहले हो सकता है 10,000 लोगों को स्मृति और श्रुति से ये बात बताई गई हो, वरामीर के टाइम में, आर्यभट्ट के टाइम में. लेकिन आज क्या है, आज आप गूगल करो अर्थ हैज ग्रेविटी, प्रूफ कैसे? ब्रिजबाला जी ने एक सेब खाया और हाथ से छोड़ दिया, नीचे सेब गिरा, वाह भैया ग्रेविटी, हाँ मान लिया. लेकिन ऐसे थोड़ा ना था हमेशा, इट्स नॉट लाइक दैट. सो रियलिस्टिक व्यू है एक साइंस का, रियलिस्ट व्यू. इस पे हम आ जाते हैं. रियलिस्ट व्यू क्या है भाई? रियलिस्ट व्यू, अब हम बीच की बात करते हैं कि रियलिस्ट व्यू है दैट पॉपर और पॉजिटिविस्ट के बावजूद भी, डिस्पाइट पॉपर और पॉजिटिविस्ट के आइडिया के बाद भी, इट इज you can say it is a different kind of approach, different kind of subject that deals with human behavior. आप कह सकते हो ह्यूमन बिहेवियर जो वो मान ही नहीं रहे हैं कि वो जो existent factor है, because they say that whatever is observable, whatever is methodology, whatever is quantified, that is only to be counted. वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को confine कर रहे हैं. रियलिस्ट व्यू में क्या होगा? वी हैव टू ब्रॉडन इट, हमें ज्यादा आइडिया लेके आना पड़ेगा. वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू इग्नोर, यू नो, वी हैव, अगर हम ऐसा इग्नोर करते हैं कि देयर आर सब्जेक्टिविटी, तो फिर हम उसको रियलिस्ट नहीं लेके आ पाएंगे, हम किसी भी थ्योरी को फाल्सिफाई नहीं कर पाएंगे, और हम जो है प्रिसाइज प्रेडिक्शंस भी नहीं बना पाएंगे. ऐसा आप नहीं कर सकते इफ यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट जो ऑलरेडी है, और उसको आप अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो. इसीलिए क्या आई पिक्चर में? रियलिस्ट व्यू ऑफ थ्योरी. इसमें एक बंदे थे रॉय भास्कर, 1979 के आसपास की बातें हैं. रॉय भास्कर ने आइडिया दिया. एक और जेंटलमैन थे रसल कीट, उन्होंने भी रियलिस्ट थ्योरी के लिए बात की. रसल कीट, उन्होंने भी कहा भाई ये क्या, ये ऐसे तो नहीं होगा. तो यानी कि रियलिस्ट थ्योरी जो है सिमिलरिटी देखती है, वो सिमिलरिटी बिटवीन सोशल एंड नेचुरल साइंस. ये रॉय भास्कर, रसल कीट, एक और जेंटलमैन थे एंड्रयू सेयर, ये सब यही बोलते हैं कि भाई नेचुरल साइंस में और उसमें आपका नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के अंदर एक सिमिलैरिटी है. रियलिस्ट व्यू लेने की बात की. दे आर नॉट सेइंग कि आप एक वन साइडेड व्यू ले लो. तो उन्होंने क्या बोला? सेयर ने बोला, एंड्रयू सेयर ने बोला कि एक तो हो गया क्लोज सिस्टम, एक हो गया ओपन सिस्टम. तो क्लोज क्या है? सारे रेलेवेंट वेरिएबल आपको पता है, कॉम्टे साहब की भाषा में सारे वेरिएबल आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ मेजरेबल है, सब कुछ कंट्रोल है. साइंटिफिक जैसे लैब का एक्सपेरिमेंट होता है, हम बात कर चुके हैं. साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर भी हम सोशियोलॉजी की हमने बात की थी, तो वी सेड इट इज एन अननेचुरल सेटिंग. वेरिएबल तो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन क्या ह्यूमन सोसाइटी ऐसी है? क्या वो लेबोरेटरी है? नहीं है.
बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकते वेरिएबल्स के, बट मैनी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर का आप क्या करोगे, बता देगा कल को बीमारी क्या होने वाली है, मतलब वैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, बट ही कैन नॉट से लाइक दिस ओनली कि कल को ये बीमारी हो जाएगी। अरे जब आप कुछ खाओगे, जब आपको चोट लगेगी, जब भगवान न करे कुछ और होगा, देन ओनली ही कैन से सो। सिस्मोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट जो सिस्मोलॉजिस्ट होता है, द वन हु मेजर्स अर्थक्वेक, वो पहले पता लगा सकता है कि थोड़ी देर पहले पता लग सकता है उसको जब वो सुनामी आनी शुरू होगी, पर वो 1 महीना पहले कैसे बोल देगा? 1 साल पहले तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे एग्जैक्टली सुनामी आएगी, मुश्किल है। सैटेलाइट्स जो है वो आपको बता देंगे कि ये जंगल में गर्मी हो रही है, इट इज टू हॉट, आग लग सकती है, वो ये नहीं बता सकता कि 6:05 पे आग लग जाएगी। या वेदर की पूरी प्रोडिक्शन के बावजूद तो बोलते हैं कि भैया बारिश नहीं होगी, 4 दिन से बरस रहा है ये। 121 सालों में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है ये, हमने तो कहीं ना पढ़ा न्यूज़पेपर में। हमारे पास तो इतने एडवांस सैटेलाइट्स हैं, पूरा सब कुछ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट बॉडीज, ब्रिटिश टाइम की, सर्वे ऑफ इंडिया के समय से। लेकिन नहीं, हमें तो नहीं पता चला। तो पॉइंट इज दैट क्लोज सिस्टम में सारे वेरिएबल पता होने चाहिए। ओपन सिस्टम जो है सोसाइटी की बात करता है, वो सोसाइटी को ही एक पूरा सिस्टम ले लेता है, सोशल ग्रुप को एक ले लेता है, पूरा होल ले लेता है, उसके अंदर इन्यूमरेबल वेरिएबल्स होते हैं, डाइवर्स रोल होते हैं सब चीजों के। तो अब आप कैसे कह दोगे ओपन के अंदर, ओपन में आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हो ओपन के अंदर भी कि डिवोर्स इतने होंगे भाई? आप एक बात बोल सकते हो, सोसाइटी में एक ट्रेंड आ रहा है, इतनी लड़कियां इतने लड़के लिव रिलेशनशिप में रहेंगे, कैसे बोल दोगे भाई? एक ट्रेंड आ रहा है, आप ट्रेंड बोल सकते हो। आप रिवोल्यूशन विल हैपन इफ दिस हैपन। कोई तो प्रूव करे दैट नक्सलाइट्स, सो कॉल्ड नक्सलाइट्स या सो कॉल्ड इंसर्जेंसी सब खत्म हो जाएगी, एंटी सीए प्रोटेस्ट एकदम नहीं होंगे या एकदम होंगे। यू नो इट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड थिंग, बिकॉज इसके अंदर एक की चीज आ जाती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया की, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं भाई जो दिखा वही मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं भाई तू बकवास कर रहा है, जब तक फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं करूंगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है। इंटरनल अनऑब्जर्वेबल का रेफरेंस भी होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में कीट और उरी के विचार भी आए। कीट एंड उरी ने क्या कहा? कीट एंड उरी सेड साइंटिस्ट में postulate the existing, or they may postulate the existing ideas, they may postulate the existence of entities, को जो चीजें हैं उसको बता सकते हैं वो। कीट एंड उरी ने बोला दैट साइंटिस्ट विल बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट ये चीज है, एंटिटी है, ये चीज है, एंटिटी का मतलब ये वस्तु है, ये चीज है, but they may not be able to, they may not be able to decide, or they may not be able to predict at the same time the method of deduction, कि कैसे है वो चीज, वो नहीं बता पाएंगे, जरूरी नहीं है। ये तो बता देंगे कुछ है, पर ये नहीं बता पाएंगे क्या है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले हमने एटम ढूंढे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हमने कहा भाई सब एटॉमिक पार्टिकल भी कुछ होता है, कुछ होता है भाई सब एटॉमिक पार्टिकल, कुछ तो होता है। अणु, अणु, हम तो हम तो एंशिएंट टाइम से ये वर्ड जानते हैं, अणु। हमारे यहाँ तो ऋषि कनाद 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं, उनमें दर्शन शास्त्र में पहली बात कर दी गई थी। लेकिन अब जाके पता चला हिग्स बोसोन भी है भाई। क्यों? क्योंकि हमारे बोस बाबू का रोल था उसके अंदर। हिग्स बोसोन अब जाके निकल के आया है। मैग्नेटिक फोर्सेस है पता है हमें, लेकिन कैसे एग्जैक्टली वर्क करते हैं वी डोंट नो। इसीलिए हमने स्पेस में भेज दिया जेम्स वेबर, टेलीस्कोप भेज दिया हमने। हमने टेलीस्कोप भेज दिया हब्बल टेलीस्कोप से भी बहुत पीछे, सूरज के पास भेजने की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के परे, उससे भी पीछे, ताकि हमें अर्ली यूनिवर्स कैसे बना, अर्ली यूनिवर्स कैसे बना ये पता चल सके। तो पता तो है अर्ली यूनिवर्स है, लेकिन कैसे पता चले? तो ये कीट एंड उरी कहते हैं भाई दे, यही है बात। क्यों? क्योंकि इट इज टू स्लो टू ऑब्जर्व, बहुत धीरे हो रही हैं चीजें, आप फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऑब्जर्व बिकॉज इट इज टू स्लो टू ऑब्जर्व, चेंज ही इतना धीरे हो रहा है। अब जाके हम पता लगा पाए भाई 2100 तक अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो तुम डूब जाओगे। कहाँ क्या डूबेगा ये भी हमने पता लगा दिया, बॉम्बे डूब जाएगा, मालदीव डूब जाएगा, मॉरिशस डूब जाएगा, और जितने भी पैसिफिक कंट्रीज, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज दे विल डूब, बांग्लादेश भी डूब जाएगा। इसीलिए हम फिर बोल रहे हैं भाई कुछ कर लो, भाई कुछ कर लो, भाई कुछ कर लो। उसमें भी आधे लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज ए फॉल्स थिंग, कुछ नहीं है क्लाइमेट चेंज, बकवास है। वायरस के बारे में भी आप ऐसा ही कह सकते हो, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, पेंडेमिक आया, पहले भी आया पेंडेमिक,
लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपको वैक्सीन मिल गई और लग गई। अब आप उसको भी अगर एक्नॉलेज नहीं करोगे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिसाब से, उसको भी अगर आप नहीं मानोगे, रियलिस्ट व्यू आप समझ ही नहीं सकते, आप कैसे करोगे। इसीलिए कॉजल फैक्टर, कॉजलिटी या कॉजल फैक्टर की बात होती है, रियलिस्ट कहते हैं कि भाई वो इंपॉर्टेंट है, होता है जरूर, लेकिन पॉपर और पॉजिटिविस्ट कहते हैं जो दिख रहा है वही है बस। इसलिए वो साइंस को एग्जेक्टिवली एक्सप्रेस करने में वो नाकामयाब रहे। दे फेल टू एक्सप्रेस और डिफाइन साइंस एक्यूरेटली। इसीलिए उनकी बातों पे ऑब्जेक्शंस रेज किए इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिस्ट ने कि योर इंटरप्रिटेशन इज फॉल्स। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिस्ट ने कहा यू आर रॉन्ग हेयर, योर इंटरप्रिटेशन इज फॉल्स, बिकॉज तुम्हारे ये बोलने से जो तुम कह रहे हो उससे नहीं पता लगता, साइंस तो इररिलेवेंट हो जाती है, बिकॉज उसके आगे तो और भी बहुत सारी चीज हो रही है। तो रियलिस्ट के लिए क्या है, अंडरलाइंग, अंडरलाइंग है नाम रियलिस्ट, लेकिन अंडरलाइंग अनऑब्जर्वेबल, अनऑब्जर्वेबल जो दिख भी नहीं रहा है, अंडरलाइंग अनऑब्जर्वेबल मैकेनिज्म्स and structures. Underlying unobservable mechanisms and structures are important to explain the cause of events. इसीलिए डार्विन का हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, या सोशियोलॉजी में आप एग्जांपल ले लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का इम्पॉवरिशमेंट ऑफ मासिस से क्या लेना देना है, हम क्यों बार बार बोलते हैं कि लिस्ट आती है 80% वेल्थ विद 2% पीपल। इसका क्या है, अभी डेवॉस में समिट हुई तो भाई वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों ने बोला, दे सैड भैया हम पे टैक्स लगा दो, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसे इकट्ठे करके पूरे वर्ल्ड में जो बांटना है बांट दो, हम पे टैक्स लगा दो। उनको बोलना पड़ रहा है। सच इज द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, सच इज द फिल्थी फिल्थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इंसानियत नहीं है, मैं मेरा 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 मैं, 1 प्लॉट 2 प्लॉट 6 प्लॉट 8 प्लॉट 12 प्लॉट 15 प्लॉट, करप्शन करप्शन करप्शन। एक तरीके से चाहे फिर वो साइंटिफिक करप्शन हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिक करप्शन हो, चाहे फिर वो मोरल करप्शन हो। समाज में व्हाट इज हैपनिंग टुडे, somebody is killing someone, other person is making video। मरे हुए आदमी की जेब से मोबाइल निकाल लो, पर्स निकाल लो और चले जाओ। ऐसा तो सीसीटीवी में हजारों बार देखा गया है। ये है समाज की सच्चाई। तो रियलिस्ट का कहना है कि मैकेनिज्म देखो भाई, वो बताता है मैकेनिज्म, यानी सीसीटीवी में दिखाई दिया ये ऐसे लोग कर रहे हो, फिर आप कौन सी देशभक्ति की भावना की बात कर रहे हो, कौन सा केजरीवाल की बात कर रहे हो, क्या हो रहा है ये, दैट इज, बट वो तो काटू सत्य है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। सो कॉजल जो मैकेनिज्म है, इवेंट जिसके थ्रू टेक प्लेस करते हैं, मैकेनिज्म इज द कॉजल फैक्टर। जो मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। मैकेनिज्म इज कॉजल फैक्टर। मैकेनिज्म को समझोगे, उसको इंक्लूड करोगे, देन थिंग्स आर डिफरेंट। सो मैकेनिज्म फॉर रियलिस्ट, मैकेनिज्म टेक्स प्लेस and it is part of the causal factor, it is part of the causal explanation. So researcher will have to bring variables, वो variables लेके आएगा, साथ में factors को भी लेके आएगा, that is what they can do, that is how it is very important to see it. Okay, अब इसी एंगल से अगर हम डार्विन का देखें तो डार्विन का कैसे आप प्रूव करोगे, डार्विन का प्रूफ कैसे होता, प्रिसाइज एंड चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस, बट डिडंट हैपन, ऐसा तो नहीं हुआ। सो कीट एंड उरी जो बात कह रहे हैं, दे आर ऑल एक्सप्लेनिंग दिस मैकेनिज्म थिंग अंडर और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी हो जाएगा, दे आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, दे आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, दे आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ, यू कैन से, फिनोमेना। वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स है, स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर रिलेशनशिप्स, these relationships define the way forward, these relationships are very important। इन रिलेशनशिप से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उन रिलेशनशिप्स में एक कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस दिस कॉन्शियसनेस इज, यू कैन से, इट इज रिलेटेड विद इंटरनल, एक तरीके से इंटरनल ऑब्जेक्ट्स प्लस प्रैक्टिसेस। जो भी आपके हैं वो ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो दिखाई देती हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी है एक,
उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट। इसका एक रिलेशनशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ना लैंडलॉर्ड होगा ना टेनेंट होगा भाई। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो टेनेंट भी है और लैंडलॉर्ड भी है। तो स्ट्रक्चर इम्पोज लिमिटेशंस ऑन टेनेंट, there are constraints because of the structure on the tenant, there are constraints imposed on the landlord also because of this structure. एक्चुअल कोर्स ऑफ इवेंट तो दूसरी है ना, वो तो बात उसके अंदर और भी चीजें आती हैं। एक्चुअल कोर्स ऑफ इवेंट तो दूसरा ही है। फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड टेनेंट से पैसा लेगा ही लेगा, दे नहीं सकता। टेनेंट विल हैव टू पे रेंट, लैंडलॉर्ड विल हैव टू करेक्ट रेंट। ये है भाई, ये है तो है। सो हु इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु इज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, वो लेना ही लेना है उसको। कोई भी लैंडलॉर्ड है तो कोई भी टेनेंट है, एक स्ट्रक्चर बन गया, एक सिस्टम बन गया, ही हैज टू पे, ही हैज टू कलेक्ट। उसके बाद फिर दूसरी चीजें हो जाती हैं कि भाई अब वो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, देयर आर डिफरेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस भी इसमें। ज्यादा रेंट ले रहा है, रेंट सीकिंग एटीट्यूड है, हम कहते हैं रेंट सीकिंग एटीट्यूड, सूदखोरी, मुनाफाखोरी, खोरी वर्ड यूज किया गया है, हराम खोरी ऐसे वाला शब्द हो गया ये। बट यही है, एक स्ट्रक्चर बताया, एक सिस्टम बताया। तो सोशल क्लासेस उन्होंने बोला रियल होती हैं, सोशल जो मैकेनिज्म्स हैं, सोशल फिनोमिना है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई रियल है, उसको आप सरे से नहीं नकार सकते। सो यानी कि कीट एंड उरी, जो कि कीट एंड उरी जो कि रियल सोशियोलॉजिस्ट हैं, क्या है, रियलिस्टिक, रियल तो सारे ही हैं, रियलिस्टिक हैं ये, रियलिस्टिक सोशियोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ साइंस, देयरफॉर मार्क्सिज्म इज आल्सो साइंटिफिक मॉडर्न। इन्होंने उल्टा प्रूव कर दिया पॉपर से, मार्क्सिज्म इज साइंटिफिक, क्योंकि वो अंडरलाइन फिनोमेना बता रहा है, उसका एक सिस्टम बता रहा है। दे से दैट ये प्रोसेस को बता रहा है, वो सोसाइटी हैज अंडरगॉन सर्टेन चेंज, इट इज शोइंग द चेंज इन सोसाइटी विद इन अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। मार्क्सिज्म इज स्ट्रक्चरल प्रोसेस, उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, उसका एक मॉडल है, उसकी एक मेथोडोलॉजी है, और इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अंदर इंपीरिकल एविडेंस भी है कि कौन दबा, कौन कुचला गया और कौन राजा बना। तो अकॉर्डिंग टू देम मार्क्सिज्म इज रियल। हाँ, देयर आर अनऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, देयर आर अनऑब्जर्वेबल थ्योरीज, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। सो क्लोज सिस्टम ज्यादा प्रिसाइज हो गया सोशियोलॉजी के लिए, और ओपन सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली काम करेगा, ओपन सिस्टम शो करेगा, ओपन सिस्टम विल बी एबल टू शोकेस वेदर सोशियोलॉजी इज कंपेटेबल और नॉट। यानी साइंस तो है, लेकिन वो ऐसे करके साइंस नहीं है कि दैट यू कैन ऑब्जेक्टिवली पुट इट लाइक दैट। अब बात आती है कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हो सकती है क्या सोशियोलॉजी? कैन सोशियोलॉजी, साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, कैन सोशियोलॉजी आल्सो बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव? तो इसके अंदर भी हमने पहले ही नाम लिया था, रॉबर्ट बाइस्पार्ट का नाम लिया था हमने एक बार, हमने 2-3 बार बात की है इनकी, हमने एक पीडीएफ में भी लिखा था, रॉबर्ट बाइस। वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट बाइस्पार्ट कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिविटी का, रॉबर्ट साहब की ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ही सेज दैट कंक्लूजंस जो होने चाहिए वो अराइव होने चाहिए थ्रू इंक्वायरी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन, थ्रू इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फैक्टर्स। रॉबर्ट बाइस्टर्ट कहते हैं कि जो जो भी थिंकिंग आएगी, जो भी आइडिया आएंगे, दे यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ऑब्जेक्टिवली, वो कहते हैं फैक्टर्स इंडिपेंडेंट होने, हर तरह के फैक्टर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई जब उन्होंने ये कोट बोला कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आल्सो, ओके, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आल्सो, लेकिन जो उनका कोट अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे अरे बोल तो भाई तूने दिया, लेकिन तूने तो हिज के लिए बोला है, हिज हो गया बायस, बस हर कहां गई। Scientific development changes scientific beliefs, means even objectivity in science is questionable, then how can we call sociology scientific? ये तो आप नेगेटिव अप्रोच से बोल रहे हैं इंदु जी। Scientific development changes scientific beliefs, but not in totality. Not in totality. Objectivity of science is not questionable. The procedure in science can be questionable to bring more objectivity. The question is the degree of objectivity. तो सोशियोलॉजी साइंटिफिक है और नहीं भी, यही हम प्रूव कर रहे हैं। ऐसे साइंस तो ऐसे प्रूव थोड़ा ना कर पाओगे पानी की तरह, पानी है तो है और पानी नहीं है तो नहीं है, यही तो बात है। तो रॉबर्ट बाइस्टर्ट्स ने कह तो दिया, लेकिन अब वो खुद ही बोल गया वो
जब उसने वो कोट दिया भाई सब कुछ फ्री होना चाहिए, सब कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हिज करके बोलता रहा researcher, his ideas must not be reflected by race, creed, gender, his ideas must not be reflected by religion. अरे भाई हिज बोल रहा है तू तो बायस हो गया। तो इसीलिए वैल्यू फ्री होना चाहिए सोशियोलॉजी को। हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वैल्यू फ्री, क्या कंप्लीटली वैल्यू फ्री हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऑब्जेक्टिविटी कंप्लीटली हो सकती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट की जो वैल्यूज होती हैं, उन्होंने उसके वर्क को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कॉम्टे और डर्कहाइम, उन्होंने बोला साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। कॉम्टे साहब और डर्कहाइम, उन्होंने बोला साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथड की बात की उन्होंने। मार्क्स ने क्या बोला? साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसने बोला सब कुछ साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिविटी के साथ होना चाहिए, साइंटिफिक भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है जी। वेबर ने क्या बोला? लेकिन कंप्लीटली वैल्यू फ्री तो पॉसिबल नहीं है। वेबर सेज कंप्लीटली वैल्यू फ्री नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट जब आपने टॉपिक चूज कर लिया, बट वंस टॉपिक इज चूजन, आपने जब एक बार टॉपिक चूज कर लिया, देन इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी लिमिटेड, इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। और फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? वो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फंक्शनलिस्ट आर एक्यूज्ड ऑफ होल्डिंग कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट है। फंक्शन, कार्य प्रणाली जो सिद्धता है उसकी बात कर रहे हो, कंजर्वेटिव रहते हैं। एग्जिस्टिंग सोशल जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, उसको पूरा मत तोड़ो, थोड़ा बहुत चेंज कर दो, सोसाइटी के लिए गुड हो जाएगा। डाउरी सिस्टम है भाई, डाउरी नहीं था, स्त्री धन है वो, और स्त्री धन के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर कुरा के कैसे भी करके चीजों को आप वो कर लो। सो डर्कहाइम ने भी बोला, डर्कहाइम ऑल्सो सेड देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन सोसाइटी, चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी। पर्सनल वैल्यूज जैसे उनका कहना था, पर्सनल वैल्यूज में उनका क्या कहना था डर्कहाइम का? इन टर्म्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज, दैट इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ शुड बी अबॉलिश्ड। इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ होनी ही नहीं चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और उनका ये भी कहना था प्रोफेशनल एसोसिएशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहां तो ऐसा नहीं, वहां तो वो ऑब्जेक्टिवली और सीन की बात कर रहे हैं। मार्क्स ने डिजायर किया कि प्रोलेटेरियनिज्म, जो प्रोलेटेरिएट समाज है, जो शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, दे 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 मस्ट गेट देयर ड्यू। उनकी डिजायर थी कि ऐसा हो। इसीलिए आप कह सकते हो कि मार्क्स के जो आइडियाज थे वो टोटली इसी बात से इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि मार्क्स ऐसा ही सोचते थे। मार्क्स चाहते थे दैट द शोषित समाज, द प्रोलेटेरिएट सेक्शन मस्ट बी गेटिंग देयर ड्यू, इसीलिए उन्होंने ऐसी थ्योरी बना दी। हो गए ना इन्फ्लुएंस, हम ये प्रूव कर रहे हैं, देखो सब वैसी वैसी चीजों से इन्फ्लुएंस हो गए, पर्सनल वैल्यू से इन्फ्लुएंस हो गए। डर्कहाइम चाहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ अबॉलिश हो जाए, मार्क्स चाहते हैं कि प्रोलेटेरिएट राइज कर जाए। वेबर, वेबर किससे इन्फ्लुएंस हुए? ब्यूरोक्रेसी से, कि भाई ब्यूरोक्रेसी खतरनाक, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक जो है, ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू स्टिफल ह्यूमन फ्रीडम। आदमी की स्वतंत्रता को वो गांठ देगी, आदमी को वो कुंठित बना देगी, आदमी को वो शोषित कर देगी। सो व्हाट कैन वी अपोज टू दिस? व्हाट कैन वी अपोज? हम क्या मना कर सकते हैं इस चीज के अंदर? उन्होंने कहा, वेबर ने बोला, वी व्हाट, क्या ये मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी इज ए मशीनरी, एक मैनकाइंड के ऊपर एक तरीके का सिस्टम बन गया, सुप्रीम मास्टरी आ गई। दैट इज वाई उनके माइंड में ऑलरेडी ऐसा था, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिविटी तो गायब हो गई। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट सोचा, सोसाइटी के एंगल से सोचा, तो ये चीज आ गई। तो टोटल ऑब्जेक्टिविटी, वी कैन प्रूव टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल, ये हम प्रूव कर रहे हैं। वेबर ने वैल्यू रिलेवेंस की बात की, ही इज नॉट सेइंग वैल्यू फ्री, ही इज सेइंग, वेबर इज सेइंग वैल्यू relevance, is not talking value free। नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे बात की उन्होंने। सो ही स्टडीड, व्हाट ही स्टडीड? ही स्टडीड एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म, एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ही स्टडीड एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म प्लस व्हाट ही स्टडीड? नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यानी कि अलग अलग आदमी ने इसी तरीके से किया। हमने, आपको याद होगा, वी हैव यूज्ड द वर्ड पीटर टाउनसेंड, हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कॉस्मिक केस में इनका नाम लिया था, पीटर टाउनसेंड।
इन्होंने क्या स्टडी किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की पॉवर्टी स्टडी की, पहली बार ये फिनोमेना और मैकेनिज्म को लेके आए। ऐसे ही मार्क्सिज्म ने क्या स्टडी किया, स्ट्रेटिफिकेशन स्टडी किया। ऐसे ही फेमिनिस्ट क्या करते हैं, वो फीमेल वाली चीजें, तो सबके पीछे वो आ गया, भाई जो आप सोचते हो आप वही स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप सोचते ही ऐसा हो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपके आइडियाज से इसलिए इन्फ्लुएंस हो गए। सो अप्रोच बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये तो हमने मान लिया, देयर इज नो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, अंडरलाइन भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अप्रोच। अप्रोच बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये बात किसने कही, एल्विन गाउडनर, GOULDNER, एल्विन गाउडनर ने ये बात कही कि भाई इसीलिए अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है। अप्रोच का मतलब क्या हो गया, डोमेन। डोमेन आपने वर्ड सुना होगा, डोमेन अजम्पशंस हो जाते हैं कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, बट दैट अजम्पशन मस्ट बी विद इन ए स्ट्रक्चर। डोमेन अजम्पशन हो गए, बेसिक अजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ सोशल लाइफ। आपके क्या है अजम्पशंस उस डोमेन के अंदर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपके क्या है, डिस्पोजिशंस क्या है आपके, आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, डिस्पोजिशंस क्या है आपकी। सो दीज डिस्पोजिशंस मतलब आप रेशनल हो कि आप इरेशनल हो, दो तरह की हो सकती है। इरेशनल हो, यू आर रेशनल और इरेशनल। ऐसे ही आप जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को आप क्या मानते हो, स्टेबल मानते हो कंप्लीटली, या प्रिकैरियस की 24 घंटे भाई कुछ स्टेबल है ही नहीं, सब कुछ तितर बितर होता है और हो ही रहा है। आप मानते हो कि प्लान्ड इंटरवेंशन होना चाहिए सोसाइटी में, कि प्लानिंग से एक सिस्टम में अप्रोच डालें हम, प्लान्ड इंटरवेंशन होना चाहिए, या आप मानते हो कुछ होना ही नहीं चाहिए, ऑटो करेक्ट हो जाएगी सोसाइटी अपने आप, सोसाइटी विल बी ऑटो करेक्ट। क्या मानते हो आप, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू थिंक। सो ये क्या हुए, डोमेन अजम्पशंस हुए। सो सोशियोलॉजिस्ट गो बाय डोमेन अजम्पशंस, दे आर सेलेक्टिव इन नेचर, दे आर सेलेक्टिव। इसीलिए हमने क्या कहा, इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं सेलेक्टिव होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन हमने बात की थी। फिर हाइपोथेसिस आती है, जैसे क्वेश्चन होंगे वैसी हाइपोथेसिस होगी, जैसे हाइपोथेसिस होगी वैसा आपकी थ्योरी बनेगी। और थ्योरी किस पे बेस्ड है, आपके डेटा के ऊपर, और डेटा रिसर्च के ऊपर। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। इसीलिए सेकुलराइजेशन, सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म मान लो आपने टॉपिक ले लिया, तो आप फॉर भी प्रूव कर सकते हो और अगेंस्ट भी। कैसे, फॉर भी हो जाएगा, आप कह रहे हो नंबर ऑफ सेक्ट्स आर इंक्रीजिंग, शिव जी, पार्वती, शंकर, ये वो, आप बाबा साईं बाबा, ये बाबा डेरा नानक बाबा, गोलगप्पे वाले बाबा, ये दुनिया भर के राम बाबा, श्याम बाबा, जितने, अरे यार इसका मतलब है सेकुलरिज्म बढ़ रहा है। एक धर्म में किसी का विश्वास नहीं है, धर्म में कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लोग धर्म से भाग रहे हैं। दूसरा बोलेगा अरे धर्म ही धर्म है भाई, इतने सारे कल्ट और लॉजिक आने का मतलब है कि धर्म बहुत ज्यादा हो गया। तो दोनों बातें हो गई, इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन अजम्पशंस, क्या डोमेन अजम्पशंस आपकी है। तो इसीलिए फिनोमेनोलॉजिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, फिनोमेनोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया पर्सपेक्टिव, कि पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, बात तो वही हो गई। बट पर्सपेक्टिव तो आपने मान लिया, वैलिडिटी कैसे होगी, फिर वैलिडिटी होगी आपकी रिसर्च के द्वारा, उसमें वैल्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। वैलिडिटी तो चाहिए, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हमने बात की थी। वैलिड कैसे होगा, तो वैलिड में रिसर्च का रोल आ जाता है। रिसर्च मस्ट बी, वही अगेन साइंटिफिक होनी चाहिए, एक ऐसा मोमेंटरी प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट का क्या कहना है, क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट का कहना है कि हम तो भाई फिनोमेना भी यूज करेंगे और कॉमन सेंस ऑफ मासेस को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। आज है ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी लाखों में फॉलोइंग है, जनता के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, कुछ भी टॉपिक लेके शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए सोशियोलॉजी इस डायरेक्शन में बढ़ी। तो आर्ग्यूमेंट क्या आती है कि इन्वेस्टिगेटर वैल्यूज दे आल्सो इन्फ्लुएंस, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूं सोशियोलॉजिस्ट, देन माय वैल्यूज विल इन्फ्लुएंस इट। ऐसा किसने कहा, डायरेक फिलिप ने। डायरेक फिलिप्स टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेटर्स वैल्यूज, इन्वेस्टिगेटर्स वैल्यूज की बात करते हैं, वो बात करेगा भाई तेरा सोर्स का डेटा क्या था। रिसर्च विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस प्री कंसीव्ड नोशंस, हाँ वो तो ये लेकिन जनरल वर्ड हो गया, ऐसा आप कह दोगे तो फिर बात ही क्या हुई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ। आप सीधा लिख दोगे, ये हमें सोशियोलॉजी के थिंकर्स के थ्रू बोलना है भाई, उसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने बोला, क्या तो सब यही रहे हैं। और इसीलिए गाउडर ने क्या बोला, जो हमने अभी नाम लिया था,
गाउडनर ने बोला कि वैल्यूज प्लस फैक्ट्स कभी सेपरेट नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी कंप्लीटेड सेपरेटेड। तो सोशियोलॉजिस्ट, उनका कहना है, गाउडनर का कहना है कि सोशियोलॉजिस्ट मस्ट एक्सप्रेस पर्सनल वैल्यूज। अब इसमें भी देखो सबका अपना अपना व्यू है। सोशियोलॉजिस्ट मस्ट एक्सप्रेस पर्सनल व्यूज। जैसे अब मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसे पढ़ेंगे, ये करोगे, ये पूछो, ये मत पूछो, तो मैंने क्या किया, मैंने by my known experience and my moral and my social, my academic, my political ideas, मैंने आपको एक ओपनली पूरा बता दिया कि ऐसे होना चाहिए, दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच। एंड देन you suppose you are my researchers, you are my junior researchers and my student, then you are already aware what should be done, what should not be done. So you will not be biased and you will not get influenced by those preconceived irrational ideas जिनसे आपको influence होना चाहिए। उसके बावजूद भी if you get influenced, then definitely you are not a good researcher. According to sociology, I am saying, then your research will be faulty. कुछ का कहना है कि गाउडन का कहना है अगर आपको पता सब कुछ है और आपने बोला नहीं और आप मोरली चुप रहे, मोरल आपका अधिकार है भाई, चुपचाप बैठना है, जब जितना बताना है बस उतना ही बताना है, बाकी दुनिया अपने आप सीखेगी, देन ही इज सेइंग यू आर डूइंग इनजस्टिस। सो नो वैल्यू फ्री सोसाइटी इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस। एक एक बस बहाना है वैल्यू फ्री सोसाइटी का, इसीलिए वैल्यू फ्री नहीं है, वैल्यूज हैं तो पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात भी आ जाती है। साइंस के अंदर ही हमने पूरा सीक्वेंस ही ले लिया है। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट में उनका ये कहना है भाई, क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज जस्ट ए लैंग्वेज गेम। क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जो भी नया तुम बता रहे हो कुछ ना है, वो लैंग्वेज गेम है, पता तो सब है पहले ही, बातें घुमा रहे हो। ये किसने कहा? आपके लेवटार्ड। लेवटार्ड ने पोस्ट मॉडर्निस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा कि इट इज एक्चुअली है नॉलेज गेम, ट्रू अनट्रू एवरीथिंग, सस्टेन्ड, स्पेक्टिसिज्म, सब कुछ है भाई। लेकिन अगर हम ऐसा मान लेंगे, अगर हम लेवटार्ड की बात को मान लेंगे, तो इसका मतलब सोशियोलॉजी तो कुछ है ही नहीं। सोशियोलॉजी फिर से वही बात आ जाती है घूम फिर के कि कुछ नहीं है भाई, फिर तो ये बकवास है, कूड़ा है। इसीलिए फिल काप्सन, जिसकी हमने पहले भी बात की, फिलिप कार्सपैकिन की हमने बात की थी, और SPECKEN, फिलिप्स कार्सपैकिन की हमने बात की थी। उन्होंने कहा नहीं, ये सब के बावजूद भी सोशल चेंज हमारा डायमेंशन होना चाहिए, पॉजिटिव सोशल चेंज हमारा गोल होना चाहिए, पॉजिटिव आइडिया हमारा गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वर्क में, जो कि ह्यूमन एक्शन को रेजिस्ट करे। देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिविटी, ट्रुथ के क्लेम होने चाहिए विच मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडेशन, मेथोडोलॉजी। इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पॉसिबल है, इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पॉसिबल है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज सोशियोलॉजी कैन बी मोर देन जस्ट वैल्यू लेडन ओपिनियन, कुछ नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मे बी प्रूव्ड रॉन्ग इन द फ्यूचर। सो फिलिप कार्पसन ने क्या कहा कि वैल्यूज इवैल्यूएट हो सकती हैं, दे कैन बी इवैल्यूएटेड इन द फ्यूचर। फिल कार्सपैकिन ने ऐसा कहा कि वैल्यूज जो है समय के साथ इवैल्यूएट हो सकते हैं। जैसे पॉवर्टी, कोई कहता पॉवर्टी बैड नहीं है, समाज का कोई हिस्सा या कोई वर्ग या राजा, पॉवर्टी भाई सदियों से थी, सदियों से है, सदियों से रहेगी, ये तो गलत हो गया भाई, इसको क्रिटिकली देखना पड़ेगा। पॉवर्टी मस्ट नॉट बी देयर। हम ऐसे एग्जांपल लेने पड़ेंगे हमें आज के टाइम से, फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहां पे पॉवर्टी नहीं है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट वी हैव टू सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, वो हाई लेवल का है, सोसाइटी खुश है, देन वी हैव टू प्रूव एंड से देखो वहां पर नहीं है, इसीलिए वहां पर जो है सोसाइटी ज्यादा अच्छी है। एक कॉमन ग्राउंड लेके आएंगे, एक रेशनैलिटी लेके आएंगे, स्टीरियोटाइप्स को हटाएंगे और सोशियोलॉजी के थ्रू प्रूव करेंगे दैट रेशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट, मतलब रेशनैलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। साइंस भी है, वैल्यूज भी है, वैल्यू कंप्लीटली वैल्यू भी नहीं है, लेकिन बीच का कुछ है और हम उसको प्रूव करेंगे। जैसे कई बार नेता कह देते हैं अरे रेप क्या करें, लड़कियां जीन्स पहन के बाहर निकलेंगी तो रेप तो होगा ही, हम क्या कर सकते हैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कह देते हैं झट से। अरे भाई कैसे कह दिया आपने, यानी लड़कियां मोबाइल नहीं रखेंगी, लड़कियों को ये नहीं होगा, लड़कियां भी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, समाज में हर तरह की सोच है, हर तरह की चीजें हैं, प्लस माइनस दोनों जगह हैं।
लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, चाहे फिर इसमें कोई गर्ल्स अगेंस्ट समझे चाहे फॉर समझे, तो वो सोशियोलॉजी के थ्रू प्रूव होना चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने एक बार कह दिया तो लड़के हैं होता है, अरे ये क्या है भाई? तो सोशियोलॉजी ऐसी चीजों को साइंटिफिकली प्रूव करने की बात करती है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कैन से सोशियोलॉजी इज अ साइंस, सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस ऑल्सो, सोशियोलॉजी इज नॉट कंप्लीटली वैल्यू फ्री, फैक्ट का भी रोल है, वैल्यूज का भी रोल है, ये हम साइंस के बारे में कह सकते हैं। और अब हम एक छोटा सा पीडीएफ भी जल्दी से करेंगे, इससे पहले आप मुझे अपने अपने विचार बता दीजिए। मैंने इसीलिए आपके लिए मैं साइंस को धीरे धीरे लेके चला ताकि आपको सबको समझ में आ जाए और आपको थोड़ा सा सोचने का मौका भी मिले। सो गए क्या? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सर यस हाँ, समझ आया? आपने एम्पेरिकल ऑब्जेक्टिविटी जो एम्पेरिकल यस नहीं सर उसमें डाउट है। क्या बोलो आपने बोलो क्या उसको सब्जेक्टिव बताया कैसे सर? हाँ, अरे यार एम्पिरिकल है, अब साइंस एम्पेरिकल थोड़ना है ये। बताया था ना हाँ सर बिल्कुल अभी आप। एम्पिरिकल है, मैंने बताया था एम्पिरिकल, साइंस नहीं है ना, सोशल साइंस है ये। अगर मेथोडोलॉजी से भी काम करोगी, साइंटिफिक तरीके से भी काम करोगी, तब भी एक से ज्यादा रिजल्ट आएंगे, तभी तो सोशल साइंस हुई, वरना साइंस हो जाती फिर तो। इंपिरिकल इन्वेस्टिगेशन विल आल्सो ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, उसमें से फिर चूज करना है ना, ये लिया जाएगा और ये छोड़ा जाएगा। समझ आई बात? अब नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? अरे कन्विंस हुई कि नहीं हुई? अब भी क्लियर नहीं हुआ सर। देखो यार, साइंस होती है ना, तो साइंस में पानी में अगर तुम आग को पानी में डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी, पर सोशियोलॉजी में तो अंडरलाइंग फिनोमिनाज भी हैं, अंडरलाइंग थीम्स भी हैं, सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, समाज के अपने तरीके हैं। तो अगर आप कोई, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि गर्ल्स 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी को ले लो, चलो अब इसको इंपेरिकली प्रूव करना है, सो डोंट यू थिंक कि इंपेरिकली आप इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू भी ले लोगे, पॉइंट्स भी ले लोगे, तो उसके बावजूद भी एक से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे? देन इट डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर कि उसके वैल्यूज क्या है और कौन से वैल्यू से किस चीज को लेके चला वो फिर वैसे प्रूव है। अब समझ आया? मैंने पूछा, अब समझ आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया? दोबारा बता दूंगा, बोलो। यस सर। हाँ, नहीं सर आ गया। आ गया। आ गया। जबरदस्ती मत आ जाना, दोबारा पूछ लेना। और बोलिए सरस्वती जी, आपको समझ में आया? यस सर। सर मेरे को तो बस ये समझ में आया है कि सारे थिंकर्स ने अपनी अपनी मतलब जो भी है सोचा है वो। बहुत बढ़िया, हाँ बस 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 बस, बिल्कुल सही बात बोल लिया है, तो यही, इसी को रटना है। आपको थिंकर का नाम याद होना चाहिए, किसने क्या बोला, बाकी तो आपको ही लिखना है, यस सर। बाकी कुछ नया नहीं है। सारी सोशियोलॉजी में ऐसा है, इसीलिए सोशियोलॉजी इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, स्मार्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए वो यही है। बिल्कुल आपने सही बोला, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हिंदी वाले से क्या करो, बस आप वोकेबलरी बना दो ओके सर। और आप साइकिल साइकिल चार्ट बनाओ, कॉमर्स पढ़ी है ना आपने, तो साइकिल चार्ट बनाओ, साइकिल डायग्राम सर्कल ऐसे करके बनाओ, लिखो मत बड़े बड़े पैराग्राफ, उसमें कुछ नहीं है। सर का ये नहीं पता मतलब मेरे को ना कभी कभी ऐसा मतलब अभी तो ठीक लग रहा है, कभी कभी ऐसा फील आता है कि मेरे सर पे इतना बर्डन आ गया और मतलब सिलेबस तो इतना बढ़ गया और मैं तो दब गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह ही सोच है आपकी। एक पल लगेगा बहुत भारी है, बाद में सब चीजें आगे भी बढ़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बर्डन वर्डन कुछ नहीं आया आपको। देखो मेहनत हर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। जहां तक हिंदी माध्यम की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी माध्यम में जैसे मेरे एक दो जैसे और स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक के पास हिंदी लिटरेचर है, एक के पास कुछ और है, तो कराना पड़ता है भाई, हर एक को करना पड़ता है, चीजें ही नहीं है, हम क्या करें इसमें चीजें। लेकिन ये थोड़ी ना है कि अगर आप दूसरे माध्यम में तो चीजें ना मिले, सोच की बात है ना, सोच डेवलप होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पीछे नहीं हो, आप धीरे धीरे करो उसको, कुछ पीछे नहीं हो, वो हाथ पकड़ के खींच लिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो फालतू की। पीछे आगे का खेल नहीं है, खेल है जो करो लगातार करो, डेली सिटिंग होनी चाहिए, डेली सिस्टम होना चाहिए, तब कर पाओगे। किसी और ध्येय की तरफ मत जाइए, सबको आगे पोस्टपोन कर दीजिए, हर तरह के प्रेशर के बावजूद, जब जाके पेपर निकलने का कोई चांस बनेगा। ठीक है जी? यस सर। और किसी को कुछ कहना है? ब्रिजबाला जी आपको कुछ कहना है? इंदु एंड आंचल, जब नो मैं सर। पूछता हूँ तो समझ में आया?
यस सर। वेबर, ये क्या लिखा भाई, वेबर प्लस एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म प्लस नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कॉम्टे डर्कहाइम साइंटिफिक मेथड नीड टू चेंज इन सोसाइटी। हाँ सही बात है, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक लिखा। आप सब लोग भी लिखा कीजिए, अपनी कॉपी में लिखो, और आई थिंक आई एम अवेलेबल टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कीजिए, मैंने तो मना नहीं किया। आपके पास अभी नंबर भी है, अब तो कॉन्फिडेंट बनिए, काम शुरू कीजिए आगे। और किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं? सैनिकों जल्दी बोलो भैया। यस सर, आगे चलो। आगे चलो, ये देखो आ गया ऑर्डर। ओके, अब हम बात करेंगे जो हमने पहले हम कवर कर चुके हैं, लेकिन वी विल ट्राई टू सी कीवर्ड्स को और आइडियाज को हम दोबारा देखने की कोशिश करेंगे थ्रू स्मार्ट वर्क। ये आ गया जी आपका, ठीक है जी। अब हमने बात की थी मेथोडोलॉजी की, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, मैं टिक मारता जाऊंगा, आप बस समझते जाओ, और जहां रुको वहां पे चिल्ला दो, बीच में रुक जाओ जी। तो नैरोइस्ट और लिटरल सेंस में हमने कहा था स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। हमने कहा भाई मेथड्स को स्टडी करना है, प्रोसीजर्स को स्टडी करना है, इंडिविजुअल पीस ऑफ रिसर्च को स्टडी करना है, ठीक है जी। लेकिन गलती से एर्नेस्टली अगर आप कहो तो मेथड ऐसा लगता है एक मेथड है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलॉसफी में देयर इज लिटिल ब्रॉडर, फिलॉसफी के अंदर क्या आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, एनालिटिकल स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे। यानी कि मेथोडोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म। क्या क्या यूज करती है वो, अजम्पशंस भी लेके आती है। अजम्पशंस यानी जो मेरी सोच है, अजम्पशंस दैट वी मेक अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी। जो भी नेचर ऑफ रियलिटी है उसको मैं स्टडी करूंगा, उसको हम ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं। ऑन्टोलॉजी एक कीवर्ड है, आप इसको अभी नीचे दोबारा आएगा, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही नेचर ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। तो प्रोसेस होता है हर चीज का, रीजनिंग का मान लिया मैंने, लॉजिक होता है उसके पीछे, ये भी मान लिया, टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, ये भी मैंने मान लिया। तो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सोशल साइंस का क्या है कि रिफ्लेक्शन रहा है उनके नेचर के ऊपर, कि उनका डिसिप्लिन किस टाइप का है, क्या वो साइंस है कि वो नहीं है, स्ट्रेटेजी क्या ले सकते हैं वो क्या नहीं ले सकते, व्हाट इज द आइडियल क्वेस्ट। यानी जैसे साइंस में होता है कि नॉलेज एकदम ऑब्जेक्टिविटी से आ जाती है, तो क्या मेथोडोलॉजी के द्वारा हम सोशल साइंस को भी ऐसा कह सकते हैं। सो दिस कंटिन्यूइंग रिफ्लेक्शन, ये इसको आप कह सकते हो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी। कैसा है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसा वो बच्चों का एक वो होता है ना, आपने रूबिक क्यूब देखा है किसी ने? अरे रूबिक क्यूब जिसमें वो 4 कलर्स होते हैं, येलो एक जगह करने हैं, रेड एक जगह करने हैं, ग्रीन एक जगह करने हैं, रूबिक क्यूब, उसको रूबिक क्यूब बोलते हैं ना। हाँ, तो रूबिक क्यूब की तरह है यस रिसर्च सर। मेथोडोलॉजी इज लाइक, हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज लाइक रूबिक क्यूब, यानी ग्रोइंग पेन्स ऑफ एन इमेच्योर डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी क्या है, ग्रो कर रहा है एक इमेच्योर डिसिप्लिन, शुरू में इसको माना गया, देन अदर सोशल साइंसेस, इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात हम करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट हैव रिमेन्ड, जो कि आपके उन्होंने बहुत पहले उनको कहा था, सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्या कहा गया, हीरो फैंट्स ऑफ मेथोडोलॉजी। मर्टन ने ये शब्द यूज किया, हीरो फैंट्स ऑफ मेथोडोलॉजी, ठीक है। कौन हीरो फैंट्स का मतलब क्या होता है, जो मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, यानी कि साइंस तो माना नहीं उसको, सोशल साइंस को, इनको क्या बोल दिया गया, हीरो फैंट्स। ये एक तरीके का कमेंट हो गया कि भाई वो तो जो है छुपी हुई बातों को बाहर निकालते हैं, वो ऐसे प्रिंसिपल्स को निकालते हैं जिनका एक बार में कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं दरखाइम साहब को, हम जानते हैं फिर उसके बाद मैक्स वेबर को, हम जानते हैं कार्ल मार्क्स को। तो पहले सेक्शन में हमने बात की एनलाइटनमेंट की, दूसरे में हम बात करेंगे एम्पिरिसिज्म की, तीसरे में दरखाइम ने क्या बोला, और उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन के आइडियाज पे हम कुछ बात करेंगे। फिर हम 2 की वर्ड यूज करेंगे जो अभी तक हमने नहीं किए थे, हर्मेन्यूटिक्स और वेरस्टेन। ये वर्ड बस आपको पता होने चाहिए, हमने डिटेल में लिखे, लेकिन आपको वर्ड पता होने चाहिए, व्हाट इज हर्मेन्यूटिक्स और व्हाट इज वर्स्टहैन। ये वेबर के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जब हम वेबर को एज अ थिंकर स्टडी करेंगे तो दोबारा डिटेल में बातें होंगी। और लास्ट सेक्शन में हम क्या बात करेंगे कि मेथोडोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मार्क्स के लिए क्या थी। तो यानी मेथोडोलॉजी में भी हमने जो शुरू में जो डिस्कस किया था उसको हम यहाँ दोबारा देख रहे हैं कि दरखाइम, वेबर और मार्क्स ये कैसे जुड़े हुए हैं और क्या है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने पहले से वी हैव स्टडीड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट्स एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। कुछ एंटी पॉजिटिविस्ट भी हैं और कुछ की मेथोडोलॉजिकल पोजीशन जो है
डिफरेंट टाइप की है, यानी सबका अलग अलग है। ये डिफरेंसेस की वजह से ही क्रिटिकल थिंकिंग और सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। हमने बात की एज ऑफ रीजन की, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिलोसफिकल सोशल मूवमेंट थी। फिर हमने बात की एनलाइटनमेंट की, उन्होंने रिलीजन को हटा दिया, इट वाज नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। फिर हमने बात की वेस्टर्न इमेजिनिंग, वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड आंचल, ऑसम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की रिलीजन। फिर हमने बात की फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्टे, जो मतलब जिसकी हम बात करते हैं, उन्होंने 3 बातें की, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंपैरिजन। उनका मॉडल वही था जैसे फिजिक्स का था न्यूटन साहब का, लेकिन हम जानते हैं मॉडल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी लेके आए। हमने सोशियोलॉजी की बात पहले ही की थी, कॉम्टे साहब ने कहा सोशियोलॉजी वर्ड उसमें आया, उन्होंने एक काम किया कोस्ट फिलोसफी पॉजिटिव करके। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल की कॉम्टे जो है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पहली बार आए, और कॉम्टे ने जो है ये अपना फिलोसफी पॉजिटिव करके एक वर्क किया। उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव फिलोसफर पहले कहा, ना कि सोशियोलॉजिस्ट। कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म वर्ड यूज किया, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने कहा ओनली थ्रू ऑब्जर्वेबल एंटिटीज, ओनली थ्रू डायरेक्टली एक्सपीरियंस, ये भी हम बातें कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बात की टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, उन्होंने बोला कि भाई एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। उन्होंने ह्यूमन इंटेंशंस एंड मोटिवेशंस की बात नहीं की। ही सेड उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उनके लिए। तो कॉम्टे का कन्विक्शन किसने शेयर किया? अभी हम बात कर रहे थे हार्बर्ट स्पेंसर की, जब हम बात कर रहे थे चार्ल्स डार्विन की। सो हार्बर्ट स्पेंसर को क्या कहा गया? इंग्लिश कॉम्टे, इंग्लैंड का कॉम्टे कहा गया। सो डर्कहाइम उसके बाद आते हैं। डर्कहाइम कॉम्टे ने नीड तो विजुअलाइजेशन तो किया था सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव सोशल साइंस, लेकिन उसने अप्लाई नहीं की। अप्लाई किसने की मेथोडोलॉजी रियलिटी में? सोशल रियलिटी में किसने अप्लाई किया? डर्कहाइम साहब ने किया। और डर्कहाइम साहब कौन है? फर्स्ट इंपीरिकल सोशियोलॉजिस्ट हु कंसिस्टेंटली अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड मेथोडोलॉजी। उन्होंने ये किया। डर्कहाइम ने फर्स्ट वर्ड लिखा, हिज द वर्क, उसका उनके वर्क का नाम क्या था? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, एक तरीके का क्लासिक है। लेकिन उनके 3 और इंपॉर्टेंट वर्क हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी उनकी डॉक्टरल थीसिस थी। स्टडी इन सोशियोलॉजी, एक सुसाइड, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं फिर भी करेंगे। एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1965 में दोबारा काम हुआ, 1912 के आसपास पहली बार वो हुआ। सो ऑन्टोलॉजी यानी जो स्टडी है डर्कहाइम की सोशियोलॉजी की, वो क्या बोलती है? सोसाइटी इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड नेचर ऑफ दिस रियलिटी इज सुई जेनरिस। कीवर्ड है ये बार बार आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ओरिजिनल। सुई जेनरिस का मतलब होता है यूनिक, यानी कि जो रियलिटी है सोसाइटी की वो यूनिक है, ये नहीं है कि सब जगह सेम है, वो यूनिक, जैसी सोसाइटी वैसी रियलिटी। सो इस सोसाइटी की रियलिटी को उन्होंने क्या कहा? सोशल फैक्ट्स, हमने बात की थी, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ लेवल ऑफ रियलिटी दैट इज लोअर देन इटसेल्फ। यानी जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसके अंदर आप कुछ और मिला के बताओगे तो नहीं माना जाएगा। और उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? ही एक्सप्लेन इट थ्रू 4 ऑर्डर्स। 4 ऑर्डर्स उन्होंने लेवल ऑफ रियलिटी के बनाए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। 4 ऑर्डर में क्या आया? फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कलेक्टिव। 1, 2, 3 और 4। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्वेश्चन को आंसर किया सोशल फैक्ट। ये जो चारों बातें ऊपर है तो इसके थ्रू उन्होंने क्या प्रूव किया? सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का उन्होंने कहा इट डजंट मीन एनी फैक्ट, कॉमन पार्लेंस वाली बात नहीं है। उन्होंने क्या लिखा अपने एक चैप्टर में द रूल्स ऑफ सोशल मेथड में? उन्होंने सोशल फैक्ट में क्या कहा? होल रेंज ऑफ फैक्ट्स, एवरीथिंग ऑफ एक्टिंग, फिक्स्ड और नॉट, कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, यानी आपको मजबूर करता है किसी व्यवहार में रहने के लिए, अगेन एंड अगेन, बार बार, जो कि सोसाइटी में रेप्लिकेट होती है। गुरु शिष्य परंपरा, माता पिता का सम्मान, भाई बहन के प्रति स्नेह, समाज के प्रति आपका समर्पण, देशभक्ति की भावना, these all things are social facts, at the same time existing its own right independent of its, यानी इंडिविजुअल के अलावा भी वो रहेंगी। जैसे नीति आयोग ने अभी क्या कहा? 75 घंटे का नीति आयोग ने एक स्वच्छता अभियान निकाला, 75 घंटे का। उसमें उन्होंने बोला भाई जो सिटी जैसा करेगी वैसा हम देख लेंगे, ठीक है जी। तो उन्होंने सोसाइटी देखा, उन्होंने छोटी छोटी चीजें की सोसाइटी ने। छोटी छोटी चीजें करने से ही सिटीज का इतना ज्यादा भला हो गया कि जब आप ओवरऑल देखोगे तो आप देखोगे यार बहुत सारा चेंज हुआ, ये तो यार गजब हो गया। सो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डर्कहाइम सोशियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम इट्स ऑन्टोलॉजी, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि जो उसकी स्टडी है, ये एक मैंने स्टेटमेंट की तरह दिया है आपको कि जो उसकी नॉलेज है वो कहां से डिराइव हो रही है? वो नेचर के उससे डिराइव हो रही है।
यानी ह्यूमन बीइंग जो नेचर है उसके थ्रू सारी चीज रियलाइज हो रही है। सोशल रियलिटी इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने उसको कहा एम्पिरिसिज्म। नहीं कर सकते तो नहीं है। सोशल रियलिटी सुई जनरिस है, यानी यूनिक है, तो इसीलिए वो दूसरे के रेफरेंस में ही बताई जा सकती है, ऐसे नहीं उसके लोअर ऑर्डर में नहीं बताई जा सकती, उसने हायर लेवल पे बताना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहा, सोशियोलॉजिज्म। तो नॉन सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो फैलेसी बना देगी। यानी उस लेवल से आप नीचे जब आप सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म शब्द का अर्थ क्या हुआ कि आपने सारी चीज पढ़ ली और लास्ट में अपने गोल मोल कह दिया, हाँ मुझे सब समझ में आ गया, सारे सब्जेक्ट में मुझे सब कुछ समझ में आता है, दैट इज रिडक्शनिज्म। कि टू सिंपलिस्टिकली आपने उसको डिवाइड कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा, डर्कहाइम ने कहा कि सोशियोलॉजी जो है सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नहीं है ह्यूमन बीइंग का, सोसाइटी का सिर्फ ऐसा वो नहीं है। ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी जो है नॉर्मेटिव नेचर में होते हैं, लेकिन उसके भी कुछ बायसेस भी हो सकते हैं। देयर आर बायसेस आल्सो। ही सेज ह्यूमन बीइंग्स इन सोसाइटी नॉर्मेटिव इन नेचर, बट द सोशियोलॉजिस्ट हु स्टडी सोसाइटी हु इज आल्सो ह्यूमन बीइंग इज नॉर्मेटिव। यानी कि जो कर रहा है वो भी इंसान है, जिसका काम हो रहा है वो भी इंसान है, तो इंसान जो है करने वाला, देयर कैन बी सर्टेन प्रिजुडिसेस, जो भी थोड़ी देर पहले इंदु ने भी लिखा था, वो बायसेस हो सकते हैं। सो हाउ कैन ए ह्यूमन बीइंग जो सब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिवली स्टडी कैसे कर सकता है, वो भी दूसरे आदमियों को। तो डर्कहाइम ने इसको कहा कि किसी भी तरह के कलर्ड यानी कि जो बायस्ड आइडियाज है, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज उसको हटा दिया जाए, सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन को हटा दिया जाए, हर चीज ऑब्जेक्टिवली के साथ किया जाए। इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू मेथड को हटा दिया। जैसे इंटरव्यू मेथड लोगे, जैसे आपके क्वेश्चन होंगे वैसे आप करोगे। लेकिन फिनोमेनोलॉजिज्म क्या कहता है कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो मेथड पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के वो तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि डर्कहाइम लुक्ड फॉर डेटा। डर्कहाइम को डेटा चाहिए। डेटा कैन बी इन्फ्लुएंस्ड neither by subject of the study nor the scholar studying it. अगर ऐसा डेटा है then Durkheim says that yes this is objective or this is scientific. उन्होंने लिखा भी कि नोशंस नहीं होने चाहिए, बाकी आइडियाज नहीं होने चाहिए, कॉन्शियसनेस एकदम आपकी वैसी होनी चाहिए विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड प्रिजुडिस्ड। ऐसा करके उन्होंने सोसाइटी के एग्जिस्टेंस की बात की। अब उन्होंने क्या कहा, ऐसा कैसे होगा, 3 सेट ऑफ डेटा कौन से हैं, सोशल स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने कहा सोशल स्टैटिस्टिक्स एक तो आप ले सकते हो, लीगल कोड्स ले सकते हो, रिलीजियस डॉगमास एंड मिथ्स, क्योंकि सदियों से चले आ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा का पॉइंट है। सुसाइड में उन्होंने क्या लिया, सोशल स्टैटिस्टिक्स। डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने क्या लिया, लीगल कोड। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन में उन्होंने क्या लिया, रिलीजियस डॉगमास, रिलीजियस मिथ। सदियों से कोई मिथ चला आ रहा है 100, 200, 500, 1000 साल से, तो दैट विल बी नोन एज सोशल फैक्ट। तो उन्होंने जो है ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोशल फैक्ट, उन्होंने जो है दोनों को डिफाइन कर दिया एक तरीके से। उन्होंने कहा कि रूल्स फॉलो होने चाहिए, रूल्स हमने कॉमा के अंदर रखा। तो रूल्स कौन से, जो मेथड है, और मेथड कौन सा, जो साइंटिफिक है, जो ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए उनके वर्क की कीमत क्या है, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम कोई सी भी सोशियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लिसिटली और एक्सक्लूसिवली रिसर्च मेथड को सोशियोलॉजी में फॉलो करने की बात की। और उनकी बुक जो है पब्लिश डर्कहाइम के बाद हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि डर्कहाइम ने जब अपनी 3 चीजें पूरी कर ली थी, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क्स, आफ्टर दैट इट वाज पब्लिश्ड, तो उनके मेथोडोलॉजिकल परसेप्ट्स यानी उनके मेथोडोलॉजिकल जो आइडियाज हैं, जो उसकी थॉट है, उसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। क्रिटिसिज्म भी है बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। सो डर्कहाइम ने 5 स्टेजेस बताई। क्या 5 स्टेजेस बताई, कि डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है बात, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट होना चाहिए, पहली बात उन्होंने बोली, ठीक है, ये हमने बात की अभी, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्मल टाइप्स, यानी कि डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। नॉर्मल यानी कि जो कि सोसाइटी का नॉर्म है, पैथोलॉजिकल यानी बायस्ड हो गया। एक तरीके से क्लासिफिकेशन इनटू स्पीसीज एंड जेंडर, ठीक है भाई। कंपैरेटिव एंड कॉजल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कंपेयर भी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी होगी, व्हाटएवर आर द रीजंस फॉर इट्स कॉज। एंड कोई जनरल लॉ अगर आप ला सकते हो ड्यूरिंग योर रिसर्च प्रोसेस, उसको भी लेके आओ और उसको आप सोशियोलॉजिकल प्रूफ को प्रूव करने में लेके आओ। इसलिए मैंने एक एक्सरसाइज दी कि पहले मैंने बोला हाउ डिड एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक थिंकिंग, ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका आंसर लिख के देखना, ये इसका आंसर है साथ साथ में, ये आप पढ़ सकते हो। व्हाट मेथड्स कॉम्टे प्रिस्क्राइब, ये हमने आंसर लिख दिया। व्हाट मेथोडोलॉजी डर्कहाइम प्रिस्क्राइब, ये मैंने एक आंसर दे दिया आपको, जो ऊपर बोला है उसी को हमने यहाँ लिख दिया। इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रेडक्लिफ ब्राउन, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, और उसके बियॉन्ड जो आइडियाज आए वो रेडक्लिफ ब्राउन ने उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए और हाँ बीच में आया था, ये काफी है। तो अर्ली डेवलपमेंट जो एंथ्रोपोलॉजी का हुआ, स्पेशली सोशल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि वो ह्यूमन सोसाइटी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है,
उसका इन्फ्लुएंस हुआ पॉजिटिविज्म पे, और उसका इन्फ्लुएंस हुआ मेथोडोलॉजीज के ऊपर भी। सो डर्कहाइम के आइडियाज को आप कह सकते हो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिवाइजेस एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्म, यानी जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं और जो चीजों को इकट्ठा करके साइंटिफिक देखने की जो बात है, उसमें रेडक्लिफ ब्राउन ने डर्कहाइम के आइडियाज से बहुत कुछ लिया। अब द क्वेश्चन अराइजेस, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता हूं, तो क्या मैं इंटरेक्ट करने के बाद भी स्टेबल रह सकता हूं, या वो फोर्सेस मुझ पर कैसे इंपैक्ट करेंगे? ओके, तो व्हाट वी आर सेइंग, ह्यूमन बीइंग्स इन इंटरेक्शन विद वन अनदर अंडर स्टेबल कंडीशंस अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में वो रहेंगे लेकिन बाहरी ताकतों से, बाहरी फोर्सेस से वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो इसका एग्जांपल उत्तर क्या दिया? ट्राइब्स, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, आइलैंड सोसाइटीज, आइसोलेटेड और रिमोट विलेजेस, ये सब जगह क्या बन गई? सोशल लेबोरेटरी, क्योंकि रोज रोज तो चेंज नहीं हो रहा है और वो एंथ्रोपोलॉजी के चक्कर में कर रहे हैं ये तो ऐसे। तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन क्या हुआ? ये जब इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने मोस्ट प्रिमिटिव और सिंपल जो बात करी, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स की बात की। अगर आपको ज्ञात ना हो तो पिछले 10 वर्षों में अगर आप गूगल करेंगे, 10 से 15 वर्षों के अंदर ही ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स को वैल्यू दी गई है। पहले तो उनको समाज का हिस्सा भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं माना गया। तो ये एंथ्रोपोलॉजी से सोशियोलॉजी का लिंक की वाली बात होगी। तो ऐसे सोसाइटी के जब आप स्टडी करोगे, देन दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, की कोई भी सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सोसाइटी क्या हुई? उसके अंदर क्या आया? पीपल आ गए, पीपल आ गए, देयर आर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, बाउंड्री आ गई, फिजिकल बाउंड्री, और एक वी की फीलिंग आ गई, शेयर्ड फीलिंग। सो कम्युनिटी क्या हो गई? एक कॉन्क्रीट एंटिटी हो गया, एक एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुआ, एक वर्चुअल रियलिटी नहीं हुई। सो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? स्मॉल साइज में होगी, कॉम्पैक्ट ग्रुप होंगे, वेल इंटीग्रेटेड और कोहेसिव, जैसे गांव होता है हरियाणा के, जैसे आज से 20 साल पहले गांव थे, आज तो हम नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें आ गई। स्टेबल रहेंगे, चेंज नहीं होगा, जैसे ब्रिटिश टाइम के आने से पहले हमारे गांव में था। और टाइम जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में? क्रोनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। वो साइक्लिकल नेचर है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुइज्म में साइक्लिकल है टाइम, हमारे यहाँ त्योहार भी साइक्लिकल नेचर से मनाए जाते हैं। तो इसीलिए उन सोसाइटीज को आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो और उस ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको साइंटिफिक आइडियाज भी दिखाई देंगे। करवा चौथ का व्रत, चौथ कोई रीजन है उसके पीछे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स का भी हमारे रीजन है। होली का भी एक रीजन ही है, उसी सीजन में क्यों आती है? अमेरिका में होली कैसे मना दोगे आप? हैं, फिनलैंड में होली कैसे मना दोगे? पूरे साल भर तो बर्फ गिरती है। सो ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियाज है, दे आर डिराइविंग फ्रॉम पॉजिटिविस्ट इंस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या हमने बात की थियोरेटिकल लेवल पे, इसीलिए स्ट्रक्चर आज हमने कीवर्ड यूज भी किया, और फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों वर्ड आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन बाद में हम पढ़ेंगे यार, अभी भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि किसने इस पे काम किया, मेलिनोव्स्की ने इस पे काम किया, फंक्शन। और थियोरेटिकल, थियोरेटिकल तो आ ही गया, किसके? मेरे स्ट्रक्चरलिज्म का आया, मल्टन का आया, और टालकट पार्सन का आया, ये तो हमारे कोर्स में है ही। ये आ गया स्ट्रक्चर। सो जो स्टडी और जो दूसरे इसके की पोजीशंस हैं, नॉलेज पोजीशंस हैं इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, हमने क्यों ये वर्ड यूज किए? बिकॉज इनका, इन कॉन्सेप्ट का, फंक्शन और स्ट्रक्चर का, जैसा आज भी हमने साइंस में डिस्कस किया कि इट इज लिंक्ड विद द रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। इसका डीपर एंगेजमेंट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, उस बात को आप छोड़ देना पढ़ के, बस समझाने के लिए दिया गया है। और डर्कहाइम के पॉजिटिविज्म से जो भी ले सकते थे उन्होंने लिया। सो इसीलिए हुआ क्या, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के ये वाले आइडियाज एंड सोसाइटल आइडियाज, इसको मिला के हमने क्या, एथनोग्राफी नाम का एक सिस्टम जनरेट किया। सोशल साइंस की रिसर्च में एथनोग्राफी आ गई, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जिसको हमने उस दिन भी बात किया था। तो यानी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एथनोग्राफी की कब होगी? जब वो सोसाइटी को स्टडी करेगा, उसके अंदर जो है एटॉमिज्म, यानी जो हमने बात डर्कहाइम और जो पॉजिटिविस्ट के लिए की, जो अप्लाइड है, डर्कहाइम साहब तो अप्लाइड बोल रहे हैं, अगस्ट कॉम्पटे ने जैसे पॉजिटिविज्म में जो कहा, वो एकदम स्पेसिफिक साइंटिफिक बात ऊपर सरफेस की जो वो करते हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में होगी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी तो क्योंकि इट इज स्टडी, इट इज मोर ऑफ अ ब्रॉड अप्रोच, इट इज empiricist, but it is also bringing itself into phenomena. क्यों? क्योंकि ethnography is based on field work and
एंड अगस्ट कॉम्टे, इवन डर्कहाइम, दे आर नॉट गोइंग विद दिस, वो इतने डिटेल में इतने ब्रॉड में कहे गए हैं। तो यानी इमर्शन इन द लाइफ वर्ल्ड ऑफ द कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ इट, वो तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो हमने पहले भी बात की थी, उस दिन हमने बात की थी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Participation observation is researcher is there, he is going to reflect himself and his ideas in the research methodology. यानी वो भी एक essential condition बन गई एथनोग्राफी की, सीना क्वे नन, यानी कि बिना 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 रिसर्चर के इन्वॉल्व हुए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, और एथनोग्राफी द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सच सिस्टम नहीं कर सकती। तो इसीलिए धीरे धीरे करके ये इनरिच होता गया, सोशल रिसर्च बढ़ती चली गई। तो इसीलिए क्वालिटेटिव अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच बन गई? मेथोडोलॉजी की क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव में तो ओनली यू आर डीलिंग विद द स्टैटिस्टिकल डेटा। तो वेबर, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको बोले थे, तो अब वेबर जो है क्वालिटेटिव में जब हम बात करते हैं तो उसने पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन को कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया, बट वी से दैट ही वेंट ऑन टू ब्रिंग अ चेंज इन इट। एक जर्मन फिलोसोफर थे विलियम डिल्थी ने 2 आइडिया दिए, हार्मेन्यूटिक्स और वर्स्टन। अभी मैंने वर्ड आपको बताया था। हार्मेन्यूटिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब है थ्योरी एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रिटिंग मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्शन। बस इतना जान लो, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्शन जो है हार्मेन्यूटिक्स के थ्रू होता है। ये एक तरीके से थियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी में। थियोलॉजी मतलब रिलीजन ऑफ स्टडी, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, और सोशल साइंस तो समाज शास्त्र है ही। अब ये बहुत पहले से है, ये प्रिंटिंग प्रेस से भी पहले का है, आप ऐसा कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका था भाई बाइबल का ऑथेंटिक वर्जन ढूंढना है, ढूंढ लो। लेकिन जो टर्म फिलॉसफी में कब आया? 19th सेंचुरी में इसको यूज करने लगे। ये सिर्फ मैंने बैकग्राउंड के लिए बोला ताकि आपको याद हो जाए। हार्मेन्यूटिक्स क्या है? मेथोडोलॉजी है, एक डिस्टिंग्विश्ड डिसिप्लिन है। क्या करता है वो? इट इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी फ्रॉम नेचुरल साइंस, यानी ह्यूमन साइंस यानी ह्यूमन सोसाइटी वर्सेस नेचुरल सोसाइटी में डिस्टिंक्शन लेके आता है। नेचुरल साइंसेज में, नेचुरल साइंस यानी यूनिवर्सल लॉज, ह्यूमन साइंसेज यानी जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 2 वर्ड बोले, जीशास्विशेंस का ये जो है जर्मन वर्ड है, आई डोंट नो जर्मन, और एक ये नेचर विशेंशाफ्शन, ये भी जर्मन वर्ड है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन तो नहीं होती होगी। तो नेचुरल साइंसेस के अलावा यानी उसके अलग, नेचुरल साइंसेस को जब आप मान लेते हो कि वो सब कुछ नहीं है, ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए उनका इम्पैक्ट है, उनका रोल है, उनका मैनिफेस्टेशन है, इस चीज को जब हम देखते हैं तो हमें जो है एक इंटरप्रिटेशन आता है ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी नेचुरल साइंस भी हो गई, ह्यूमन साइंस भी हो गई, और ह्यूमन सोसाइटी भी हो गई। ह्यूमन सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल साइंस, इट इज नॉट कंप्लीटली नेचुरल साइंस, इट इज फॉलोइंग सर्टेन लॉज, इट इज नॉट फॉलोइंग। तो ये जो डिवीजन है नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जो इन्वेस्टिगेट करने की बात है, इस पर फोकस होने लगा। यानी कि क्या चीज आई? लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी जो आप जी रहे हो, सोसाइटी जो जी रही है उसको समझने की, उसको इंटरप्रिटेशन करने की बात आई। फोकस किस पे हुआ? वो जो अभी आपने लिखा था चैट बॉक्स में भी, क्रिएटर ऑफ एन एक्ट, यानी आपने कोई चीज क्रिएट की है, उसकी जगह आप अपने आप को रख लो। यानी कि प्रिजम्पशन हो गई, तो अब आपको समझ में आएगा कि उसके माइंडसेट में क्या था। दूसरा, इंडिविजुअल मान लो क्रिएटर भी और इंटरप्रेटर भी, और उन दोनों को अगर आप एक तरीके से बोथ द क्रिएटर एंड इंटरप्रेटर आर डिसरिगार्डेड, ह्यूमन एक्शन इज इंटरप्रेटेड इन रिलेशन टू ए वाइडर कॉन्टेक्स्ट। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पेंटिंग बनाई, आपने वो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं लिया, आपने अपने आप को भी मेरी जगह नहीं रखा, लेकिन आप उसने वाइडर पेंटिंग आपने सोच ली, तो भाई वो दूसरी चीज हो गई, एनालिसिस हो गया बेसिकली ये। तो एक तरीके से क्या बन गया? ये हार्मेन्यूटिक सर्कल बन गया। जितना एनालिसिस होता जाएगा उतना होता जाएगा। तो इसीलिए आगे क्या हुआ? आगे एडवांसमेंट हुआ। जैसे आगे क्या क्या वर्ड है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, हमने वर्ड यूज किया था। उसके बाद सोशियोलॉजिकल फिनोमिनोलॉजी एक वर्ड आया, सोशल कंस्ट्रक्शन रियलिटी क्या है, ये वर्ड्स आए। ये सारे मेथोडोलॉजी के टर्म्स हैं कि भाई हाँ अच्छा ये भी कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। हेरोल्ड ग्राफ्टिंकल ने क्या आइडिया लिया? उसने वेबेरियन थॉट से अपने आप को इन्फ्लुएंस किया। तो वेबर ने बाकी सोशियोलॉजिस्ट के मुकाबले मेथोडोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा बोला है उन्होंने। जबकि डर्कहाइम के तो जो रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो है वो तो शुरू की बात थी, वो वैलिडिटी की बात कर रहे थे कि भाई वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। वेबर ने, जबकि अभी हमने अभी भी बात की थी कि उसके आगे चले गए, he went on to bring values in it, he went on to bring understanding in it। उन्होंने emphasize किया कि क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से बियॉन्ड है, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव जो मिसअंडरस्टूड है, बाइनरी है वो, कि है नहीं है,
उससे मेथड इससे हो सकता है कि आपको मेथोडोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म, जिसकी ये देखो उन्होंने कीवर्ड यूज किया, दैट एक तरीके से आप जो है नैरो माइंडेडनेस में जा रहे हो। वेबर ने ये नहीं कहा कि जनरलाइज कर दो, बल्कि उन्होंने एक कीवर्ड निकाला, आइडियल टाइप। जनरलाइज नहीं किया, उसी का एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, एनालिटिकल टूल कर दिया उन्होंने जनरलाइज और दूसरे सिस्टम के लिए कि भाई समथिंग यू कैन जनरलाइज और नॉट, ये आइडियल टाइप पे होगा। आइडियल टाइप मतलब दीज आर द फीचर्स इनटू समथिंग, ये कॉजल उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो मानेंगे और नहीं तो नहीं मानेंगे। सो इसीलिए वेबर किससे डिफर करते हैं? अपने पीछे वालों से। स्पेंसर, मार्क्स, दरखाइम, इन सबसे अलग है वो। उनकी सोशियोलॉजी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर टर्म्स पे थी। You know, he is differing from his predecessors because his sociology is based on social structure terms. वेबर ने एक और कॉन्सेप्ट किया, कलेक्टिविटीज। वही कलेक्टिविटी यानी इकट्ठा, पूरी चीज को एक सोशल बिहेवियर के टर्म में उन्होंने किया। सोशल बिहेवियर को उन्होंने लिया, स्ट्रक्चर के टर्म में नहीं लिया। यानी कि उन्होंने कहा कि किसी भी सोच को अगर मैं साइकोलॉजी को ले लूंगा कि ये साइकोलॉजी है और यही अल्टीमेट फाउंडेशन है ह्यूमन एक्शन का, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब है कि मैं ये सोच रहा हूं ह्यूमन एक्शन के बारे में कि भाई ये तो ऐसे ही होगा, इनहेरेंट जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सोशल एनवायरनमेंट से अलग हो जाएंगे। तो ये तो वेबर सेज कि ये तो वही वाली बात होगी पहले जैसी। आपने डरखाइम और जो है बाकी आइडियाज को आपने ले लिया, तो सिमिलरिटी एंड हो जाती है। वेबर ने कहा कि नहीं, इनर मेंटल स्टेट को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, वो इंडिस्पेंसिबल है। किसी भी तरह के सब्जेक्टिव मीनिंग से अगर मैं डिवॉइड हूं तो वो सोशियोलॉजी का पार्ट ही नहीं है। सब्जेक्टिविटी तो आएगी आएगी। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले, अरे आप तो एम्पिरिसिज्म की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, सब्जेक्टिव रियलिटी होगी। इसीलिए वैल्यूज की बात की, और वैल्यूज की बात के साथ साथ ही चैलेंज मार्क्स के आइडियाज को। तो वेबर की जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो आइडिया है, वो कॉन्शियसनेस को वैल्यू दे रहे हैं, सोशल रियलिटी को नहीं। सोशल रियलिटी मान रहा है बट कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनर मेंटल कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स इज सेइंग सोशल रियलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो यानी कि जो भी वेबर ने काम किया, रिलीजन में जैसे रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू उन्होंने काम किया, इकोनॉमी में उन्होंने सोशल रियलिटी के उसके थ्रू काम किया, ये उनके वर्क के थ्रू पता लगता है। इसीलिए इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनके आइडियाज से बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस हुई। सो वेबर क्या कहते हैं कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कोई एक्शन, तो मुझे सब्जेक्टिवली उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, लेकिन उसका इंटेंडेड मीनिंग होना चाहिए। दैट इंटेंडेड मीनिंग मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मीनिंग्स। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस बात को लेना पड़ेगा, पर्पस क्या है, और एक्चुअल इफेक्ट से वो बात अलग है। इसीलिए उन्होंने कहा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। और वर्स्ट 10 की जो हमने बात की, ये वही है कि हम कैसे चीजों को परसीव करते हैं। कैसे परसीव करेंगे, कैसे हम जानेंगे? बाय आस्किंग एन इंडिविजुअल क्वेश्चन, बाय जनरलाइजिंग। सो यहां पर एक एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू मेथड के अंदर भी यही बात हुई थी कि भाई जो आप पूछ रहे हो, जैसे आप पूछ रहे हो, वो रिस्पॉन्सेज, क्वेश्चन जो है रिसर्चर फ्रेम कर रहा है और वो अपने डेटाबेस सोशल रियलिटी के ऊपर फ्रेम कर रहा है, और वो जनरलाइज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। इसीलिए दिस इज सब्जेक्टिव, साइज पे डिपेंड करेगा, आपके जिस तरीके से आपने वेरिएबल्स को लिया उस पर डिपेंड करेगा, आपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ली है कि आपने सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ली है कि अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच ली है, ये सारी चीज उन्होंने समझाने की बात की। तो इसीलिए सोशियोलॉजी में व्हाट यू आर सेइंग, मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्बिट्रेरी नहीं है, उसको वेरीफाई करते हो, आप कंपेयर करते हो। तो वेबर ने कोई ऐसी मेथोडोलॉजी की वो नहीं की, अपने उसके लिए नहीं की, उन्होंने अपने काम से पता लगा कि भाई काम से उन्होंने प्रूव किया कि दिस देयर इज अ मोर बियॉन्ड जस्ट ऑब्जेक्टिविटी। इसीलिए वेबर की बुक के अंदर जो है बहुत सारे आइडियाज हमें मिलते हैं, उनके ह्यूमन एक्शन के ऊपर हमें मिलते हैं, उनके रिलीजियस डॉगमास जो है वो मिलते हैं, क्योंकि उनके वर्ल्ड व्यू के अंदर रिलीजियस डॉगमास का इंपॉर्टेंट रोल था, और उससे उन्होंने इंडिविजुअल बिहेवियर को, जो कि सोसाइटी का एक नॉर्म है, उसको उन्होंने पता लगाने की बात की। और उन्होंने ये भी बोला, देखो वेबर ने बोला है कि रिलीजियस कॉन्सेप्शंस आर एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, और इससे फिर इकोनॉमिक चेंज होता है। बनिए देख लो आप, हमारे यहाँ मर्केंटाइल कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी रिलीजियस हो सकती है और दूसरी आइडिया, तो ये एक स्टडी की बात है। तो मेथोडोलॉजी, जो मेथोडोलॉजिकली जो प्रोटेस्टेंट हैं
वो एथिक्स की बात करते हैं, बट जर्मन सोसाइटी में हाईली एडवांस भी है। तो ये एग्जाम्पल है जो उन्होंने आइडियल टाइप के थ्रू किया। हम इसको ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग थिंकर्स देन वी आर गोइंग टू दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रीजंस क्या थे, कि कैसे मेथोडोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, हमने बाकी टूल्स की बात की, तो इसके पीछे का खेल क्या है। उन्होंने कहा कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस का समझने की बात करो, कि हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल साइंसेस आया, डॉक्ट्रिन कैसे बनी। फिर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअलाइजिंग की जो पर्टिकुलर अप्रोच है उससे बचो, यानी कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, और कोई भी साइंस कंक्रीट रियलिटी में स्टडी नहीं कर सकती। रादर साइंटिफिक टूल कैन ओनली स्टडी डाइवर्स फिनोमिना, और वो डाइवर्स फिनोमिना आपको ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं जब आप सेलेक्ट करते हो। तो इसलिए डिलेमा हो जाता है सोशियोलॉजी के अंदर, क्या लें, क्या छोड़ें, क्या पकड़ें। तो आइडियल टाइप के थ्रू वी आर गिविंग एन एग्जांपल कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी है सोशल साइंसेस के अंदर, कैसे वेबर ने आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट को बनाया, और उसके बाद उन्होंने ऑफर किया कि भाई यस दिस इज द अप्रोच वी कैन टेक। कॉन्सेप्चुअल, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल प्योरिटी भी हो गई ऑब्वियसली, तभी हम उसको सोशियोलॉजी से लिंक कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई बात पूरी साइंस के दम पे कर रहा है, सोसाइटी के रियलिज्म को लेके आ रहा है, नेचर का यूज है, बट देयर मस्ट बी ए टेंडेंसी टू हैव लॉजिक एंड देयर मस्ट बी टेंडेंसी टू हैव ऑब्जेक्टिविटी बिहाइंड इट। ये कुछ आइडियाज हैं जो कि हम कह सकते हैं कि वेबर ने अपने दिए, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो इम्पैक्ट है, डीप इम्पैक्ट है वेबर का, वो सोशियोलॉजी के ऊपर पड़ा। जैसे वेबर ने एक और आइडिया दिया कि कोई भी स्टेबल थ्योरी सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं। गोल आइडियल टाइप जनरलाइज करना नहीं है गोल, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है हिस्टोरिकल और कंक्रीट एनालिसिस के। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा ये नहीं हो सकता कि आपने एक चीज कर दी हो वैसे की वैसी ही रहेगी एंड दैट विल नॉट बी क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा वेबर का कहना है जो उन्होंने वर्क किया। अगेन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो वेबर ने जो है सीरीज ऑफ वर्क किए। हमने यहाँ देखो उन्होंने जुडिज्म पे भी बात की, उन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की भी बात की। तो उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस और पॉलिसी को उन्होंने आगे तक ले जाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लास्ट में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उन्होंने एक जो ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक साइंस एज वोकेशन, इन पे उन्होंने जो काम किया उस पे भी जो है यही निकालने की कोशिश की, इट इज नॉट जनरलाइज, इट इज नॉट ड्राई, इट इज नॉट अनन्यूट्रल। ये है बस इंपॉर्टेंट बात। और इसी को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम जो है आइडियाज लेके आ सकते हैं कि भाई कैसे चेंज हुआ। ऐसे ही मार्क्स का भी था। मार्क्स ने भी जो है कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री अपनी रियलिटी के ऊपर की, अगर आप इसको पढ़िएगा जब हम थिंकर कर रहे हैं तब तो आएगा ही, लेकिन इसमें से की वर्ड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो मटेरियल कॉन्सेप्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो इसका उल्टा जो अभी वेबर साहब कर रहे थे इसका डिफरेंट है। वो इनेट कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ये कर रहे हैं सोशल रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों ने अपने अपने आइडियाज लिए, लेकिन हमारे यहाँ गोल क्या था? हमारे यहाँ गोल था कि हमें ये समझना है मेथोडोलॉजी में रोल किसका। तीनों लोगों का रोल था। जैसे आप डायलेक्टिक्स जो हम मार्क्स की बात करते हैं तो इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं वो, कि व्हाट आर द इंटरकनेक्शन बिटवीन फिनोमेना। फिर उसके बाद फिनोमेना वर्ल्ड में जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में रहेंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। रियलिटी की बात कर रहे हो तो इसको उन्होंने क्या कहा? लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। ये हम दोबारा भी करेंगे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेटाफिजिक्स को, और उन्होंने डायलेक्टिक्स का सिंथेसिस किसी के साथ था, वो बात वो जो है वो भी उन्होंने उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रखा। मार्क्स ने अपने आप को पॉजिटिविज्म में तो रख दिया, लेकिन उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो गई। उन्होंने अपने आप को रियलिज्म में रखा, नॉमिनलिज्म में नहीं रखा। नॉमिनलिज्म मतलब कि भाई हाँ ठीक है ऐसे होगा, फिर ऐसा नहीं। उन्होंने रियलिस्टिक उससे किया। उन्होंने प्री कंसीव नोशंस को हटा दिया, और उन्होंने जो है अपनी आइडियोलॉजी को एकदम, जैसा मैंने पहले कहा कि उनको प्रोलेटेरिएट क्लास के हिसाब से चीजों को देखना था, तो उन्होंने मटेरियल कॉन्सेप्शन से थ्योरी को देखा। इसलिए उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जर्मन आइडियोलॉजी के अंदर जो सस्टेन्ड इमेजिनेटिव आइडियाज हैं वो मार्क्स की थ्योरी से जुड़े हुए हैं। और खुद उन्होंने क्या कहा? खुद उन्होंने कहा कि भाई कि आप कह सकते हो कि द बेस्ट सिंगल स्टेटमेंट बाय मार्क्स हिमसेल्फ, दो ओनली इन एन abstruse summary form is contained in the preface A, जो उनकी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो बॉटम मोर ने, हमने बॉटम मोर तो एक बहुत अच्छे थिंकर भी हैं, उनकी किताबें भी पढ़ी जाती हैं, उन्होंने उसके अंदर ये बोला। उसके अंदर मिलता है कि अनलाइक डर्कहाइम एंड वेबर, मार्क्स ने कोई ट्रिटाइज नहीं लिखा मेथोडोलॉजी पे, क्योंकि रियलिटी पे है। क्यों? जैसा मैंने अभी बोला, मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री को बोल रहे हैं वो, तो उसको उन्होंने नया फिलोसॉफिकल सिस्टम बना दिया।
rather than giving a methodology, और इसी को उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का बेस बना दिया। तो ये चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बेस पता लगता है, ये हर्मेनेटिक्स क्या होता है हमने बोल दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमने जो है वेबेरियन, ये क्वेश्चंस आ गए लास्ट में, और ये एक बेसिक कंक्लूजन हो गया। तो पॉइंट ये है कि जब आप इसको 2 बार पढ़ोगे, नीचे मैंने ये भी दे दिया है, ऑन्टोलॉजी किसको कहते हैं, जैसे ऑन्टोलॉजी ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो रियलिटी है उसको कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को कहते हैं, डायलेक्टिक्स का वर्ड का भी मैंने दे दिया किसको कहते हैं, और एटोमिज्म जो हमने एक बार वर्ड बीच में आया, यानी कि किसी भी पूरी बड़ी उसको उसके छोटे कंपोनेंट को जब आप रियलाइज करते हो उसको हम कहते हैं एटोमिज्म। तो पॉइंट ये है कि ये जब आप रीड करते हो, एक बार जब आप रीड करोगे तो आपको ना बहुत सारे की वर्ड्स निकल के आ जाएंगे। 70-80% चीजें हम ऑलरेडी इसमें से पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने कुछ नए वर्ड इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिए कि जब आप आराम से इसको 3-4 बार पढ़ोगे, इसमें से 50% भी अगर आपने निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। हम ज्यादा करेंगे, रीड करेंगे और अपना नोट्स इसमें से निकाल लेंगे। ऐसे ही करके मैं आपको जैसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कल हम करेंगे ऑब्जेक्टिव इफेक्ट्स देखते हैं, फिर साथ में हम करेंगे साइंस के, तो हमने कर ही दिया। अब हम साइड में लेके चलेंगे सोशियोलॉजी का बाकी सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, फिर कॉमन सेंस पे आ जाएंगे, मेथोडोलॉजी खत्म। फिर उसके बाद साइंस साइड में मैं तुम्हें कुछ कुछ देता रहूंगा ऐसे ही, और हम थिंकर्स पे चले जाएंगे। अब कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, सोशल फैक्ट ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, हाँ आप कह सकते हो, लेकिन सोशल फैक्ट ये चाहता नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी आए। सोशल फैक्ट चाहता नहीं यूनिफॉर्मिटी आए, वो फैक्ट है वो। Social fact in itself is a uniform idea. When a diversity is sustained over a period of time, that diversity is also uniform. That is why it is a social fact. बिहू 13 जनवरी को मकर संक्रांति बनेगी, यहाँ पे मकर संक्रांति बनेगी, कहीं पे पोंगल बनेगा, कहीं पर उगाड़ी बनेगा, कहीं पर नव वर्ष शुरू होगा। ये सारा यूनिफॉर्म है तो सब हार्वेस्ट फेस्टिवल ही, लेकिन सब जगह यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन है सबका अलग अलग, तो सोशल फैक्ट हो गया। अब मेरी बात समझ में आई? तो बात वही हो रही है, शब्दों को जनरलाइज मत करना। इसीलिए मैंने कोट भी दे दिए हैं साथ में टेक्स्ट में, किसने क्या बोला। टेक्स्ट तो आपको ऐसे ही नाम याद हो जाएंगे। वेबर की एक किताब का नाम, वो जो जिसमें बात हो रही है कि जो वो आइडियाज को शो कर रहे हैं, जो उनके रिसर्च बेस्ड है, 3-4 आइडियाज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और डाउट है तो प्लीज बोलिए। थक तो नहीं गए? नहीं सर। ब्रिजवाला जी आप बोलिए। हेलो मैडम, पीडीएफ विदाउट अंडरलाइन दीजिए। अच्छा, हो ठीक है बॉस, आज तो हो हाँ, गया। ठीक है, आगे अंडरलाइन से वाली देना सर, क्योंकि आउट निकलवाते हैं तो इसमें ये लाइनें भी आती हैं। बिल्कुल नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आज आज और झेल लो, क्योंकि मैं कोई 10 चीजें ऐसी नहीं रेडी करके रखता। मैं तो चाहता हूं कि जैसे स्टूडेंट उसी के हिसाब से, जैसे अब मान लो बच्चे ही हल्ला मचा दे, हाँ ये बहुत ज्यादा है हमें तो लिखवा दो, तो भाई ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं। फिर टीवी डॉक्यूमेंट्री की तरह छोटा मोटा एक बार बता दे, भाई तू तेरा काम जाने, खत्म। लेकिन अगर कोई सहारा देता है, कोई चलता है, तो हम उसको, और तो पीडीएफ आपको कल से विदाउट अंडरलाइन ही मिलेगा। और बोलो। तो मैंने बात वही कही है, 4 नए वर्ड बस जोड़े हैं, और मैं आपको बैकग्राउंड में ले गया हूं ताकि यूपीएससी के क्वेश्चंस को हैंडल करने में आपको आसानी हो जाए। बस आप इंटरकनेक्ट करो चीजों को, और सारा नहीं रखना है, इसको छोटा कर दो। समझाने में ज्यादा जाता है, फिर उसके बाद चीज को छोटा कर दिया जाता है, ताकि कल जब बैठो सोच के तो ये नहीं कि अरे ये तो ऐसे था, मैं तो भूल गई। अब कोई चक्कर नहीं है, ऐसा भूल नहीं सकते आप कुछ भी। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक थिंकिंग नहीं बनेगी। सोशियोलॉजी को हम एक्चुअली सोशियोलॉजी की तरह ही कर रहे हैं, इंपेरिकल मेथड से ही पढ़ रहे हैं। वो भी इन्वेस्टिगेशन की बात करती है, वो भी अंडरलाइंग थॉट्स की बात करते हैं, लेकिन एक सस्टेन्ड और एक पर्पसफुल एक्शन के साथ। तो हम वही कर रहे हैं। आपको कल से पीडीएफ जब भी मिलेंगे, वो आपको विदाउट अंडरलाइन ही मिलेंगे। और बोलो, आप बोलिए इंदु जी। आज सब तो समझ में आएगा, बाकी पढ़ने के बाद तो डाउट हाँ, एक बार आप पढ़ लोगे मतलब ही नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप देखो, आप सिलेबस से कोरिलेट करो, तो हमने 5-6 क्लासेस के अंदर हमने सारा पीछे का सब कवर कर दिया है। फ्यूचर के आने वाले क्वेश्चंस भी आपके हाथ में होंगे अगर आप मेरा साथ दोगे तो। मतलब ही नहीं है, आप इंडिया का बेस्ट आंसर लिखोगे। मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए, इतने, और कोई किताब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।
ये नहीं कि अब कोचिंग हो गई तो 6 महीने बाद भाई हॉर्लम्बस शुरू करेंगे। हमने शुरुआत ही हॉर्लम्बस से की है, एवरेस्ट फतेह करना है, बात ही खत्म। ये थोड़ी ना है जो आता है वो 4 शब्द में बोल दो। भाई आपको मुझे सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। पढ़ तो खुद भी सकते हो, कैसे सोचना है ये समझना है ना आपको। तो कौन क्या कह रहा है, इसीलिए हम अगले वीक से या 10-15 दिन के बाद से छोटी छोटी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे 2-2 मिनट की। एक बंदा मार्क्स बोलेगा, एक बंदा वेबर बोलेगा, एक बंदा डरखाइम बोलेगा। इसलिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, थिंकर कैसे याद होंगे? अब बोलो, अब क्या कहना है आपका कि याद होंगे कि नहीं होंगे? अपने आप ही याद हो जाएंगे। इसने ये बोला, उसने ये बोला, ऐसे आपकी थिंकिंग में आ जाएगा ये। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज बताइए, बताइए बताइए। और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, ये सब कोई चिंता मत करो, पूछो। बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिना पूछे आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब तो थोड़ा याद भी रहता है। जी जी धन्यवाद। ये तो वो वाली बात हो गई कि मोदी जैसे वो लेता है बड़े बड़े अपने वर्चुअल से में, हैं हैं क्या पहुंचा अब तक, देखा भाइयों जनधन योजना, आप तो ऐसे बता रहे हो हैं। फिर उसका फिर वो जो है उसका बीजेपी वाले अपने उस पर डालेंगे या फिर कुछ और होगा। तो मतलब बट ग्रेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ध्यान देना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। आधी सोशियोलॉजी तो आपको वैसे याद हो जाएगी, उसको रिलेट करो। और दिन रात सोशियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद आप बाकी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अप्रोच होती है, लेकिन जब इस अप्रोच से आप पढ़ोगे ना तो बाकी तो सब्जेक्ट आपके 10-10 दिन में, 15 दिन में खत्म हो सकते हैं अगर आपके पास स्मार्ट थिंकिंग है तो। क्योंकि वो जीके है, वो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, सामान्य शब्द है वहां पर। यानी आप कुछ पढ़ते ही नहीं हो तो आप सोचते हो सामान्य का मतलब नहीं पढ़ना है, पर एक्चुअली सामान्य का मतलब है अबो एवरेज। तो अबो एवरेज बनिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं, मेरी कोशिश होगी कि ऐसे ही पहले मैं बोर्ड पे ही सारा डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं पीडीएफ में वो चीज लेके आऊंगा, ताकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी आएगी तो आप कम से कम घर बैठ के पढ़ तो लो। अब पता चला मैंने पहले ही कॉम्प्लेक्स डाल दिया, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बॉम्बार्डमेंट होती चली जाएगी, धीरे धीरे आप पीछे रह जाओगे, आप लोगों यार ये तो रिलेट नहीं हो रहा। अब आपको रिलेट हो सकता है, जितनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने पढ़ा, हमने उससे पहले दरखाइम को ले, हम पहले एक बार सुसाइड पढ़ चुके हैं मोटा मोटा। तो जितना बाकी जगह लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं ना, उतना तो मैंने मिनिमम बोला है आपको। मैं दोबारा लेके आऊंगा उसको। मैं टेक्स्ट बुक, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन अप्रोच, जो एग्जाम को अप्रोच चाहिए। उसमें मेरी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, सक्सेस भी तो मिलनी चाहिए यार। सक्सेस से बढ़ के क्या है? बोला गया है, जो डरखाइम बोल रहा है, वेबर बोल रहा है, आइडियल टाइप, आइडियल टाइप, और मैं आइडियल टाइप क्रिएट ना करूं तो क्या फायदा हुआ फिर पढ़ाने का? अभी वेबर ने अभी यही बोला ना, वेबर ने इतने सारे आइडिया दिए, इनर मेंटल कंस्ट्रक्ट बोल रहा है वो, और कह रहा है एक आइडियल टाइप। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है लेकिन वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन एक आइडियल टाइप बनाना है तो हम भी एक आइडियल टाइप बना रहे हैं। मार्क्स ने बोला भाई आइडियल टाइप छोड़ दे, मुझे मतलब नहीं, मैं तो सोशल रियलिटी की बात करूंगा, देख 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 कितना खराब काम हुआ है, ये सारा खराब काम मैं बताऊंगा देख। उसने मटेरियलिज्म को लेके आ गया, वो कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जैसे ही आप प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करोगे, आधा एग्जाम निकल गया, समझ लो एग्जाम आधा निकल गया। किसी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन को जितना छोटा एग्जाम दोगे, उसमें उतना मैकेनिकल चीजें आएंगी। और आश्चर्य की बात यह है कि कई बार एसएससी जैसे एग्जाम में मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, सेम चीज को रटते रटते। उससे कम मेहनत है सिविल सर्विस में, लेकिन दिमाग चाहिए। अब दिमाग कोई लगाना नहीं चाहता, सब कहते हैं भाई हाँक ले, मुझे डंडे मार, मैं हाँकने को तैयार हूं, दिमाग मत लगवाओ भाई। दिमाग लगाना बहुत कष्टकारी कार्य है। सर बता दो करना क्या है, चपड़ासी बनने को मैं तैयार हूं, पानी पिला दूंगा, टेबल साफ कर दूंगा, पर दिमाग मत लगवाओ कि करना क्या है। सारा हिंदुस्तान यही सोचता है, इसीलिए जो सोचता है वो आगे निकल जाता है। तो आप अपने आप से आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है। तो इसको आप पढ़िएगा, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे उस चीज को छोड़ दो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को निकाल लो इसमें से, बात खत्म। एक आध कुछ हो तो उसको इग्नोर कर दो, ऐसा कोई बाल की खाल नहीं निकालनी है। वर्ड्स के टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए, कौन क्या कह रहा है भाई, किसने किस सब्जेक्ट के थ्रू का। एक आध एक्स्ट्रा कोट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि एग्जाम में कल को नया कोट आ जाए कोई, तो तुम ये ना करो अरे बाप रे ये कहां से आ गया। फटाफट पढ़ती तुम्हें समझ में आ जाएगा यार, ये तो इसलिए कह रहा है ये। बात तो वही है, बस दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, बस काम खत्म। 10 टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है।
और सब्जेक्ट एक ताने बाने की तरह है, उसको लेके चलो। तो हमारी अगली कोशिश होगी कि एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसी, जैसे हमने बात की तो हमने इसके बाद सोशल फैक्ट्स पे एक बात कर लेंगे, वैल्यू इस पे कर लेंगे, भाई क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, क्यों लेके आया। साथ साथ में साइंस तो हो गया है, अब हम बात करेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेशन क्या है, वो छोटी छोटी बात कर लेंगे। और उसके बाद मेरी कोशिश है मैं सोशल थ्योरीज, थ्योरम, सोशल थ्योरीज को सबसे बड़ा जो एरिया है उसको इंट्रोड्यूस करूं, और उसके थ्रू काफी सारी चीजें जुड़ जुड़ के दोबारा भी आएंगी। मैंने जैसे कुछ कुछ चीजें तो इंट्रोड्यूस कर दी हैं, उसको साथ चलाते चलाते, क्योंकि वो लंबा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ही बहुत टाइम लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स का पार्ट वही है। इसीलिए सोशियोलॉजी के जो कोचिंग होती है थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उसके अंदर ये समझाने, पूरा आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस में आप शॉर्ट कर सकते हो, इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जनरलाइज हो जाएगा। जैसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट को हटाया तो चीज तो वही है घूम फिर के, लेकिन वो वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको जिसका आंसर बताना है। फंक्शनलिज्म के आंसर में फंक्शनलिज्म के टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। साइंस जब आप बता रहे हो कि सोशियोलॉजी साइंस और नॉट, तो सबको पता है भाई साइंस है भी और नहीं भी, है तो सबको पता है। लेकिन जब तक आप कार्ल पैक्सन, लेओटॉयल्ड या फिर आप बाकियों के एग्जांपल्स नहीं लेके आओगे, उनका नाम नहीं लिखोगे कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, तब तक सोशियोलॉजी कैसे होगी। वो मैंने आपको दे दिए हैं, आप बस उनको बना दो, चार्ट बना दो उसका। मैं तो कहता हूँ चार्ट बना दो या पीपीटी बना दो, मैं तो कहता हूँ बेस्ट है पीपीटी बना दो आज के टाइम पे, आपकी खुद की, और आपको देख के लगेगा बार बार उसको। एक बार आप जब बनाओगे, आई विल हेल्प यू कि कैसे बनाई जाती है, कैसे सोचा जाता है, हो गया। आप उसको कल को एडिट भी थोड़ा सा कर सकते हो, मतलब एंगेजमेंट ज्यादा हो जाएगा आपको। आई होप आप सब लोग कंप्यूटर और लैपटॉप तो यूज कर लेते हैं। अरे हम तो भूल ही गए, हम तो ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए लैपटॉप और कंप्यूटर तो आप यूज ही कर लेते हो। मैंने गलत प्रश्न किया, देखिए ये अनसाइंटिफिक क्वेश्चन हो गया ये। तो चलिए, आप क्लास का कल तो खैर यही टाइम है मेरे ख्याल से, लेकिन आज आप लोग बात कर लीजिए और जल्दी की कर लीजिए, ताकि आपका आउटपुट और ज्यादा हो और आप जल्दी रिवाइज भी करो और अच्छा भी करो। किसी को कोई शक या कोई सवाल, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बोला कीजिए, समय कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। नो सर। तो इसको पढ़िएगा और पीडीएफ में डाल दूंगा। और आप कोई और चीज चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, मुझे सहयोग चाहिए। मैं कोई भी परिवर्तन करने को तैयार हूं समाज के परिवर्तन के लिए। इंग्लिश इंप्रूव करो सब लोग अपनी, ठीक से पर्सनैलिटी को डेवलप करो, कॉन्फिडेंट रहो, पूछो जो पूछना है। नहीं पूछोगे तो डाउट रह जाएंगे, सब्जेक्ट के नहीं, एग्जाम के भी डाउट पूछ लो। फिर मत कहना 3-4 साल बाद कि हमें तो पता नहीं था, कह तो वो यही रहा था कई साल पहले। जो पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा जो भी बेस्ट हो सकता है। इसलिए घबराओ मत, डाउट पूछो, गलत पूछो, सही पूछो। आप सब लोग सिंसियर हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू? नो सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आगे बढ़िए, कल बात करते हैं। और ये कल हम देख लेंगे, जो भी होगा आप बात कर लीजिए, आप सब लोग करोगे तो और भी अच्छा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आगे बात करते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय सरस्वती जी, बाय ब्रिजबाला जी, बाय बाय कोमल जी, बाय आंचल जी, एंड बाय इंदू जी। थैंक यू, ओके।